ऑस्ट्रेलिया में हम रहते हैं तो वहाँ पर पैर छूने का जो है कल्चर नहीं होता है। तो मैंने अपने बच्चों को ये पैर छूने वाला कल्चर बहुत ज़्यादा दिया भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो जब वो भारत आए तो यहाँ पे तो भाई बड़ों के पैर छूने चाहिए। तो अब वो रिक्शे से उतरे तो रिक्शे वालों के पैर छू रहे हैं, वो सब्जी लेकर आए तो सब्जी वालों के पैर छू रहे हैं। और फिर सबने ऑब्जेक्शन किया, परिवार के जो बड़े लोग, उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, मतलब पैर तो छूना है लेकिन यानी अब मेरा बेटा जो है बड़ा वाला, उसने बोला कि शुड आई आस्क डेजिग्नेशन फर्स्ट टू टेस्ट द फीड, क्या मुझे पहले ये पूछना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पीने के लिए, यहाँ तक कि नहाने के लिए भी आरओ वाटर सप्लाई करती है, जिसका हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो एक दिन मेरा बेटा और मैं बैठे हुए टीवी देख रहे थे, तो कोई कैबिनेट की मंत्री थी जो उसको प्रमोट कर रही थी आरओ को। एक उसने मुझसे पूछा कि मतलब जिन नेताओं का काम साफ पानी पिलाना था, वो बोल रहे हैं कि खरीद के पानी पियो। वो क्या वजह हैं जिनकी वजह से भारत के अमीर लोग भारत छोड़ रहे हैं? जब सांस लेने के लिए भी आपको एयर प्यूरिफायर रखना पड़ेगा, पीने के लिए तो चल ही रहा था, आप कितनी भी बड़ा विकास का स्ट्रक्चर मॉडल खड़ा कर दीजिए, आपको उन्हीं सड़कों पर जाना है, उन्हीं लोगों से सरोकार करना है। वहाँ पर एक मॉडल है, एक डॉक्टर है, एक लेबर है, पर आवर दोनों पे काम कर रहे हैं, दोनों का वेजेस रेट सेम है। बल्कि जो डॉक्टर है वो एसी में बैठ के काम कर रहा है और लेबर सड़क में काम कर रहा है, तो शायद कि उसके वेजेस स्लाइटली ज्यादा होंगे उससे। इज इट? यस। तो आज हम इस दौड़ में क्यों नहीं है कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा। अरे कुछ भी बनेगा, सब तो समान ही कमा रहे हैं ना। नहीं होगा तो प्लम्बर का कोर्स करवा दूंगी उसको। डॉक्टर के पास अब एज इट इज जा सकते हैं, मेडिकेयर करके आ सकते हैं, लेकिन प्लम्बर के लिए यू हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट। और बिग मनी, हम निर्मल कहते हैं, सब कुछ करना, नल वल खराब मत करना करके। असल में ये भी हुआ ना, भारत में फिजिकल लेबर उन लोगों को दिया गया, हाथ का काम, जिनको जाति में नीचे रखा गया, और जिनको किसी भी तरह का हाथ का काम नहीं करना था, सिर्फ दिमाग का काम करना था, उनको सबसे ऊपर रखा गया। तो हायरार्की अपने आप ही पैदा हुई ना सोसाइटी। वहाँ पर भी होता है, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, फिशर, बुचर नाम के पीछे होते हैं, और वहाँ का कार्य निचला या उचला नहीं है, क्योंकि वेजेस रेट तो सबके समान है ना। समाज तो जातिगत उससे पहले ही बटा हुआ था। हाँ। जब कोई व्यक्ति ये कहता है समाज में कि अरे ये भेदभाव कुछ नहीं होता, सब से हम तो बिल्कुल समाज में कुछ नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि कहने वाला जरूर अपर कास्ट सवर्ण ही है, जो कह रहा है कि भारत में बहुभाव नहीं है। वो कहते, और देखिए डेफिनेशन कितनी अजीब है। अरे हम तो जाते हैं उनकी शादी में, हाथ मिलाते हैं हम उनसे, जीजा कितने मनाते हो, बहुएं कितनी लाते हो। रुचि, जब आप पिछली बार भारत आई और चली गई तो मैं थोड़ा हाथ मलती रह गई थी कि हो नहीं पाया आपके साथ बातचीत। लेकिन मैं वाकई चाहती थी कि भारत को, दूर से भारत कितना खूबसूरत दिखता है और पास से दुनिया कितनी दूसरी तरह की दिखती है, क्योंकि हर सोसाइटी में उसके अपने कंट्रडिक्शंस होते हैं, उसकी अपनी ब्यूटी होती है। जब आप थोड़ा दूर जा कर के देखते हैं या दूसरे शीशे से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हम अलग तरह के लोग हैं। कोटद्वार में आप पैदा हुई, उत्तराखंड में पली बड़ी, उत्तर भारत में पली बड़ी, और उसके बाद अब आप बरसों से मेलबर्न में रहती हैं ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ से वहाँ का जो सफ़र है वो तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आपकी अपनी पर्सनल स्टोरी क्या है? Thank you so much, Shiba Didi, for having me. I feel really overwhelmed to be part of your show. Thank you. और बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी, और मैं देखती भी हूँ फैमिली में यूट्यूब लगा के आपका जो, किंतु परंतु देखती हूँ, और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि मैं आप इन खूबसूरत मुद्दों को, खूबसूरत चीज़ों को भी, और जो जटिल मुद्दे भी हैं उन पर भी खुलकर बोल रही हैं। आपके गेस्ट भी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और रही बात मेरी जर्नी की, तो मैं उत्तराखंड के एक छोटे से जगह कोटद्वार से हूँ। वहाँ पर मैं पली बड़ी, मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई गंधर्व महाविद्यालय में पढ़ने के लिए। उसके बाद कुछ साल दिल्ली रही, और उसके बाद मैं मेलबर्न चली गई। तो पिछले 15 सालों से मैं मेलबर्न में हूँ। यानी कि जैसे ही भारत में अच्छे दिन शुरू हुए आपने भारत छोड़ दिया। जी, जी, जी। नहीं, नहीं, मैं उन अच्छे दिनों का लुत्फ़ लेने के लिए हर साल आ रही हूँ। दर्शकों, अगर आपको इस तरह की बातचीत पसंद आती है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लोगों से शेयर कर लीजिए। इस तरह की कॉन्वर्सेशंस बनी रहें, चलती रहें, इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया। तो
रुचि ये बताइए कि जब आप यहाँ से वहाँ गई और उसके बाद आप लगातार आती रहती हैं, जी। तो जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, हुँ। वो आपको कितना हिट करते हैं? मैं जो खूबसूरत बातें हैं, उस पर तो आऊँगी ही, जी, जी। लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि मेलबर्न से बार-बार उत्तर भारत का सफ़र हुँ। आपको किस बात का सबसे ज़्यादा एहसास कराता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हम एनआरआई जो हैं, एक कॉकटेल वाली लाइफ़ में जीते हैं। कॉकटेल-मॉकटेल होता है ना मिश्रित जिसमें बहुत सारा कुछ हम अपने असल रूप में रह ही नहीं पाते। क्योंकि मैं अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ तो वहाँ पर हमें अपने आप को मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और उनके वैल्यूज़ के हिसाब से दिखाना होता है कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिस्टम, योर सोसाइटी एंड एवरीथिंग। और जब हम भारत आते हैं तो हमारे को ये चैलेंज रहता है कि हम अपने बच्चों को वही इंडियन मॉरल वैल्यूज़ दिखें उनमें, क्योंकि होता क्या है ना कि सबसे ज़्यादा माँ-बाप जज किए जाते हैं कि बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हैं, ख़ासकर जो है माँ है, चाहे वो किसी भी खित्ते में है लेकिन वो बहुत जल्दी जज की जाती है। तो देखिए हम किस तरीके के कॉकटेल में रहते हैं उसका एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। ऑस्ट्रेलिया में हम रहते हैं तो वहाँ पर पैर छूने का जो है कल्चर नहीं होता है। यूजुअली हम हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं इस तरीके से। तो मैंने अपने बच्चों को ये पैर छूने वाला कल्चर बहुत ज़्यादा दिया भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो जब वो भारत आए तो यहाँ पे तो भई बड़ों के पैर छूने चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए। अब वो तो बड़ों के मतलब उम्र-दराज़ के, ठीक है? तो अब वो रिक्शे से उतरे हैं, तो रिक्शे वालों के पैर छू रहे हैं, वो सब्ज़ी लेकर आए, तो सब्ज़ी वालों के पैर छू रहे हैं, ऑटो में बैठे। तो फिर सबने ऑब्जेक्शन किया परिवार के जो बड़े लोग उन्होंने बोला, "नहीं भई ऐसे थोड़ी चलेगा, मतलब पैर तो छूना है लेकिन" हाँ, यानी अब मेरा बेटा जो है बड़ा वाला उसने बोला कि शुड आई आस्क डेजिग्नेशन फर्स्ट टू टच द फीट? क्या मुझे पहले ये पूछना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं? तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे हम कॉकटेल में जीते हैं। कि हमें ये भी समझाना है और ये भी समझाना है, ताकि भारतीय वैल्यूज़ भी शो अप होती रहें और एक टाइम के बाद शायद क्योंकि हमारी रूट्स भारत से हैं, तो हम उतने एडॉप्टेबिलिटी वाले उस स्टैंडर्ड में हैं, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, टू बी ऑनेस्ट बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जो हम भारत आते हैं, तो वो फेस करते हैं। जैसे एक आपको बताती हूँ मैं आरओ पानी है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पीने के लिए यहाँ तक कि नहाने के लिए भी आरओ वाटर सप्लाई करती है, जिसका हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है? तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो आरओ वाटर पीते हैं या उसको बोलते हैं कि ये जो जो कुल्ला करना तो वो पानी आरओ मतलब इस हुँ, तरीके से, है ना? कि पानी अंदर ना जाए क्योंकि इन्फेक्शन के हुँ। चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक दिन मेरा बेटा और मैं बैठे हुए टीवी देख रहे थे तो किसी कोई कैबिनेट की मंत्री थी, जो उसको प्रमोट कर रही थी, कैंट आरओ को। हम लोग बै तो वो इतना समझदार है कि उसने मुझसे पूछा कि मतलब जिन नेताओं का काम साफ पानी पिलाना था, वो बोल रहे हैं कि खरीद के पानी पियो। तो वॉव! हम हुँ, कैसे समझाएँ उसको? हमारी यस, इज़्ज़त आप समझ रहे हैं ना हम किस यस। कॉकटेल में जी रहे हैं। हाँ, और ये हम लोगों को सूझेगा ही नहीं। ये मतलब ये हमें चमकना चाहिए, हाँ, हाँ, कि भई जिस पार्लियामेंटेरियन का ये काम है कि वो मेक श्योर करे कि हमें साफ़ हवा, साफ़ पानी मिले। वो जी। पानी साफ़ करने की मशीन ही बेच रही है। बिल्कुल। और मैंने जब उनको बताया पहले तो मैंने अभिनेत्री कहा फिर मैंने कहा नहीं चलो अब उनको पूरा ही परिचय दे दें कि भई ये कैबिनेट में मंत्री भी हैं, बहुत प हैं। शी इज़ मेंबर मेंबर पार्लियामेंट। ऑफ हाँ, हाँ, ये लॉ मेकर। हाँ, लॉ मेकर यस एंड वो इनिशिएटिव तो लेते हैं ना चीज़ों यस, को यस। करने में। तो हमारे तो जो काउंसिल होते हैं उसके जो मेंबर होते हैं वो इतने बड़े उन पे हम जाकर अपनी दहाड़ लगाते हैं कि हमको ये चाहिए। तो वो तो पार्लियामेंट में बैठे हैं ना। तो इस तरीके के कॉकटेल में हम जीते हैं और कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझाना बच्चों को। हुँ, पर वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हुँ, हर साल मैं उनको लेकर आती हूँ हुँ। और मेरी जॉब पे एक व्यक्ति हैं अ, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। उन्होंने उनसे मैंने एक चीज़ सीखी। वो क्या करते हैं जब फैमिली हॉलिडे होता है तो अपने बच्चों को 5 दिन के लिए पूरी फैमिली के साथ जंगल में ले जाते हैं और एक चाकू और कुछ सुविधाजनक सामान रखते हैं और वहाँ का जीवन जीते हैं। और उसके बाद सडनली जब वो ख़त्म करते हैं उसके बाद वो 5 दिन अपने बच्चों को 5 स्टार में लेके जाते हैं, ताकि वो डिफ़रेंस देख सकें, चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें, अपना एनालिसिस खुद बना सकें। तो मैं इनको बिहार भी लेकर जाती हूँ। अभी तो मेरे साथ भारत यात्रा पे है मेरा छोटा बेटा जो दक्षिण भारत की। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ वो खुद समझें, मैं फ़ीड ना करूँ। ये मेरा हमेशा से काम रहा है।
दिस इज़ सो अमेज़िंग। ये जो आपके दोस्त हैं, जो ये करते हैं कि पहले बेसिक हुँ, लाइफ़ स्किल्स और उसके बाद 5 स्टार लग्ज़री। हाँ, वॉव! रियली अमेज़िंग। और अमेज़िंग ये है। करना चाहिए। ये हम सीखते चले जाते हैं ना, या हम दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने क्या चीज़ अडॉप्ट करनी है। तो मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न पीपल, हुँ, सोसाइटी और वो बहुत कुछ सिखाते हैं आपको, बहुत कुछ अच्छा, जो मैं तो कहती हूँ कि भारत एक सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर तो मुझे उतना इम्प्लीमेंटेशन दिखता नहीं है ना? वो सच में है। आपने कहा ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखता है। तो हुँ। व्हाट वाज़ द फर्स्ट कल्चरल शॉक व्हेन यू लेफ्ट इंडिया फॉर मेलबर्न, रीचिंग देयर, सीइंग हाउ कंट्रीज़ द सोसाइटी इज़ बिहेविंग? सबसे पहले जो चीज़ें आपको झटका दिया होगा? देखिए, मैं आपको अपनी बताती हूँ, मैं तो एक दलित समाज से आती हूँ। तो मैंने अपना बचपन बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ही जिया है, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन में, हुँ, ठीक है? तो जब अब मैं वहाँ गई और कभी किसी ने मुझसे वहाँ मेरी जात नहीं पूछी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने ये नहीं पूछा कि आप भारतीय लोग पूछते हैं, देखिए भारतीय लोग ग्लोबल कहीं भी होंगे, अगर आपने बोला कि आपका नाम रुचि है, तो वो नेक्स्ट आपसे पूछेंगे कि सरनेम क्या है? सरनेम का मतलब कुछ लोग पूछते हैं, वो आपका क्षेत्र जानना चाहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। भई बंगाली लोगों का अलग सरनेम होता है, तमिलियन लोगों का अलग सरनेम, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ देम वो आपकी जात ही जानना चाहते हैं। उस बंगाली और तमिल सरनेम में भी जाति होती है। जाति होती है, देखिए, बिल्कुल। हुँ, तो जाती है कि कभी नहीं जाती, वो आपको कभी नहीं छोड़ती। तो मैं वहाँ गई, तो बहुत कुछ सीखा। एक तो इक्वालिटी और पंक्चुअलिटी को लेकर, जो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करने में सफल रहे हैं, मैं उसकी मुरीद हुई। आज भी मैं टाइम की बहुत पंक्चुअल हूँ। मतलब मेरे इंडियन लोग थोड़े से लेट होते हैं, होता है, इंडियन पार्टी हो, मैं सबसे पहले पहुँच जाती हूँ और मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ तो सीखी जा सकती है, किसी से भी। बिल्कुल। तो और ग्राउंड लेवल पर और एक वो वहाँ पर ना मतलब बहुत सारे विषय हैं, उसमें महिलाएँ भी हैं, एज़ ए इंडिविजुअल वो आपको हुँ, एक्सेप्ट करते हैं। एक बच्चा शुरू-शुरू में मैंने छोटी-मोटी नौकरियाँ की, हुँ, उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। हुँ, जैसे मैंने एज़ अ वेट्रेस की जॉब की वहाँ पे, हुँ, बारटेंडर की जॉब की। तो मैं देखती थी कि जब हम मेन्यू मैं दे रही हूँ तो कैसे एक ऑस्ट्रेलियन अपने बेटे को मेन्यू दे रहा है, 3 साल के बेटे को कि 2.5 साल के, टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। हुँ। तो मैंने ये पहली बार सीखा कि वो माता पिता अपने बच्चे को एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह देख रहे हैं। डिसीज़न मेकिंग का प्रैक्टिस एग्ज़ैक्टली, करा रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें अपनी सीख भी दे रहे हैं कि बेटा ये नहीं ये ऑर्डर करो, ये आप हुँ, पूरा खा नहीं पाओगे, हुँ। लेकिन फिर भी वो अथॉरिटी दे रहे हैं। ये जानकर मुझे थोड़ा कुछ शॉकिंग चीज़ें थी, जिसने मुझे पॉज़िटिवली इनबिल्ड किया और मैं खुश हुई। तो आपको लगा कि सोसाइटी ऐसे भी होती ऐसे है भी होती है, बिल्कुल। और ये मुमकिन है। जी। इससे कोई आसमान टूट नहीं पड़ेगा अगर इंडिविजुअल को तय करने को दिया जाए। आप देखिए ना, हाँ, यहाँ तो शादी होती है, शादी तो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे साथ हमने सबसे बड़ी गलत काम ये किया कि हमने अपने बच्चों को कभी ग्रो ही नहीं होने दिया। हुँ, मतलब आप शादी क्या कर किससे करोगे? आप नौकरी कौन-सी करेंगे? आप कोर्स कौन-सा पढ़ेंगे? आपके बच्चे कितने होंगे? मेरे कुछ परिचित हैं, उन्होंने तो मतलब बच्चे भी इसलिए किए ज़्यादा क्योंकि माँ चाहती थी कि बेटा हो जाए। हुँ, मतलब मैं नहीं चाहता था, उन्होंने कहा मैं तो बहुत प्रोग्रेसिव हूँ। हुँ। आप समझिए? तो यानी कि हम तो कभी हो ही नहीं पाए ना। ये बेटे की चाहत में परिवार बड़ा कर लेना तो एक अजीब तरह की परेशानी है और हुँ। वो बेटा जो 4 बेटियों के बाद हुआ है, वो ज़िंदगी भर अपनी बहनों का ही करता रहता है। हाँ, मतलब बिल्कुल। सबसे बेचारा बर्डन्ड बेटा वही हाँ, होता है जो सबसे दुलारा होता है क्योंकि 4 बेटियों के बाद पैदा और होता ऊपर है। से मोरालिटी और हुँ, संस्कार उसका जो खतरनाक पेड़ा बनाकर बच्चे को दिया हाँ। जाता है, वो उभर नहीं पाते हैं हम लोग इस उसमें। पर ज़्यादा डिस्कोर्स कर नहीं पाए हैं, डेवलप नहीं कर पाए हैं कि पैट्रियार्की ने पुरुषों को कितना प्रताड़ित कर रखा है, कितना बर्डन कर रखा है। बिल्कुल। उनके ऊपर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी डाल दी पुरुष के नाम पर
कि बेटा है, भाई है, पति है, पिता है, इन सब लोगों पर। तो इसके ऊपर बहुत अगर खुल के बात हो तो पुरुषों को भी पता चले कि भाई पैट्रियार्की कोई उनके भी बड़े काम की चीज़ नहीं है। अगर बर्डन थोड़ा हल्का हो जाता तो अच्छा रहता है, ऑफ कोर्स। एक्चुअली मैं बताती हूँ शिवा दीदी, जहाँ तक एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस मैटर, एक्चुअली मैं महिलाओं को भी देखती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ, एक माता-पिता जिनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, ठीक है? दोनों बहुत अच्छी हायर स्टडी की, दोनों ने आईआईटी से टॉपर थे। बेटा भी विदेश में है या कहीं अच्छी नौकरी कर रहा है और बेटी भी वहाँ चली गई। अच्छा, अब बेटी जो है अपने हस्बैंड के साथ लाइफ़ लीड कर रही है, ठीक है? बहुत अच्छे से। और बेटा जो है अपनी लाइफ़ लीड कर रहा है लेकिन माँ-बाप को भी देख रहा है, उनकी भी ज़िम्मेदारी उठा रहा है और बेटी कुछ नहीं कर रही है। हुँ, तो जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे ना इस चीज़ में, राइट, तब तक ये फेमिनिज़्म की लड़ाई माँ क्यों नहीं चाहेगी कि बेटा ही हो फिर? बिल्कुल। आप और आपसे और मैं उनसे पूछती हूँ कि अरे आप क्यों नहीं अपने माँ, आप तो अपने भाई, आप तो डॉलर कमा रहे हो, आप क्यों नहीं हुँ, अपने माता-पिता की लुक आफ्टर करते हैं? तो वो कहते हैं, नहीं-नहीं मेरा भाई है ना वो करेगा खुद से। हुँ, अब इसके अदर पक्ष भी हो सकते हैं कि भाई को प्रॉपर्टी में वो हो या कुछ भी हो, हुँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब तक हम लड़कियाँ, मेरा तो कोई भाई नहीं था जी, और मैंने कोशिश की अपने माँ-बाप के लिए कि पूरी जब तक वो रहे, उनकी लुक आफ्टर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो एक सर्टेन पॉइंट है ना कि बुढ़ापे में बेटा लुक आफ्टर करेगा, हुँ, ये फिर ख़त्म नहीं होगा। और जैसे कि आपने कहा कि पुरुष भी बहुत प्रताड़ित हैं, हुँ, उनके ऊपर इतना ज़्यादा थोप दिया गया हुँ, है कि वो उभर ही नहीं पा रहे हैं। हुँ। बहुत लड़के थे हमारे ग्रुप में भी जो बहुत अच्छा कर सकते थे। जी। बहुत बात की बात नहीं, लेकिन नौजवानी के दौर में भी अगर हमने एक परिवार ने अपनी बेटियों को बहुत कोमल, छुई-मुई, शर्मीली बनाया है, जो अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकती, अपने साथ गलत होता हुआ देख कर के वो इस पर रुकी रहती हैं कि कोई और उनके लिए लड़ेगा, कोई और। तो ऐसे परिवारों में पुरुष जो है वो ज़्यादा बर्डन्ड होते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि उनके ऊपर हिफ़ाज़त का जो पूरा प्रोटोकॉल है वो पैट्रियार्कल है हुँ, और वो पैट्रियार्की ही टेक केयर करेगी, है ना? हुँ, तो हम मज़बूत महिलाएँ, वीरांगना महिलाएँ, झाँसी की रानी, झलकारी बाई महिलाएँ नहीं बना रहे हैं, हुँ, इसका बोझ पुरुष उठा रहे हैं। हुँ। तो ये घर का भाई, घर का बेटा, घर का पिता, पति, ये लोग ओवरबर्डन्ड है ना हिफ़ाज़त के लिए भी। तो वो कमा कर के लाने के लिए भी हैं और सिक्योरिटी देने और के लिए। ताउम्र लुक आफ्टर करने के लिए भी हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो मज़बूत बेटियाँ पुरुषों के हक़ में हैं, ये पुरुष को जब समझ में आ जाएगा तो फिर वो अपनी बहन और अपनी बेटी को मज़बूत बनाने जी, लगेगा। जी। हम लोग थोड़ा फेमिनिज़्म में और जी, पैट्रियार्की में चले गए। जी। लेट अस टॉक अबाउट द सोसाइटी यू आर पार्ट ऑफ राइट नाउ, हाँ? मुझे बताइए कि वहाँ पर जब आप बहुत सारे भारतीय लोग विदेश में बसना चाहते हैं, जी। वो क्या वजह हैं? अमीर लोग भारत के, जो पैसे वाले लोग हैं, जो हुँ, अपनी पसंद से खाते हैं, पहनते हैं, घूमते हैं हुँ, और सरकार पर डिपेंडेंट नहीं है उनकी हुँ, ज़िंदगी कि हुँ, हुँ, सरकारी स्कूल नहीं भेजना है, सरकारी अस्पताल नहीं भेजना है, हुँ, सरकार पे इतनी डिपेंडेंट नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ, ऐसे लोग भारत छोड़ रहे हैं। हुँ, तो ऑस्ट्रेलिया भी बहुत लोग जा रहे हैं। मुझे हुँ। बताइए कि वो क्या वजह हैं जिनकी वजह से भारत के अमीर लोग भारत छोड़ रहे हैं? उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जब साँस लेने के लिए भी आपको एयर प्यूरीफायर रखना पड़ेगा, पीने के लिए तो चल ही रहा था और आप कितनी भी बड़ा विकास का स्ट्रक्चर मॉडल खड़ा कर दीजिए, आपको उन्हीं सड़कों पर जाना है, उन्हीं लोगों से सरोकार करना है। सेफ्टी, आज मैं देखती हूँ कि चलो आम जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो तो अपने बच्चों को विदेश भेजना ही चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए। मैं यहाँ पे देखती हूँ, बहुत बड़ी इन्फोसिस कंपनी है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके बच्चे जब ऑस्ट्रेलिया में आकर काम करते हैं, अमेरिका में आकर काम करते हैं, तो दे आर किंग मेकर। और वही यहाँ पर इतना शोषित हैं अपने जो हाई लेवल के जो उनके जो मैनेजर हैं या वो आते हैं वहाँ पर काम करने, तो हम देखते हैं उनका स्ट्रक्चर। तो एक तो वो अपने आप को ज़्यादा शोषित महसूस करते हैं यहाँ पर। आप कह रही हैं हायरार्की बहुत है। हाँ, वहाँ पर एक मॉडल है, देखिए मैं बताती हूँ। एक डॉक्टर है, हुँ, एक लेबर है, ठीक है? पर आवर दोनों पे काम कर रहे हैं, हाँ? दोनों का वेजेस रेट सेम है। हुँ, बल्किन जो डॉक्टर है वो एसी में बैठ के काम कर रहा है और लेबर सड़क में काम कर रहा है। तो वो शायद कि उसके वेजेस स्लाइटली ज़्यादा होंगे उससे। इज़ इट? यस, तो आज हम इस दौड़ में क्यों नहीं है कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा? अरे कुछ भी बनेगा, सब तो समान ही कमा रहे हैं ना।
नहीं होगा तो प्लम्बर का कोर्स करवा दूँगी उसको। डॉक्टर के पास अब एज़ इट इज़ जा सकते हैं, मेडिकेयर करके आ सकते हैं, लेकिन प्लम्बर के लिए यू हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट और बिग मनी हम बोल निर्मल कहते हैं सब कुछ करना, नल-वल खराब मत करना करके। निर्मल इज़ योर हस्बैंड। मेरे पति हाँ, हाँ, निर्मल हाँ। त्रिपाठी जी। हाँ जी। तो आप ये कह रही हैं जो फिज़िकल लेबर है दैट इज़ नॉट लुक्ड डाउन अपॉन। असल में ये भी हुआ ना, भारत में फिज़िकल लेबर उन लोगों को दिया गया, हाथ का काम, जिनको जाति में नीचे रखा गया, हुँ, और जिनको किसी भी तरह का हाथ का काम नहीं करना था, सिर्फ़ दिमाग का काम करना था, उनको सबसे ऊपर रखा गया। हुँ। तो हायरार्की अपने आप ही पैदा हुई ना सोसाइटी में। एब्सोल्युटली हुँ, काम का निर्धारण ही जातिगत हाँ, वर्ण पे बना गया है कि कौन क्या करेगा। हुँ, तो एटलीस्ट वहाँ पर देखिए मैं बताती हूँ आपको वहाँ पर भी होता है। गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, फिशर, बुचर नाम के पीछे होते हैं। हाँ, ट्रेसी बुचर, हुँ, मेलिसा फिशरमैन हुँ। या गोल्ड स्मिथ, पर वहाँ का कार्य निचला या उचला नहीं है क्योंकि वेजेस रेट तो सबके समान है ना। तो कुल मिला के जो पब्लिक सेक्टर में रिज़र्वेशन है भारत में, हुँ। उसको हमें प्राइवेट सेक्टर में भी डालना चाहिए, तब जाकर के चीज़ें शायद बेहतर हों, क्योंकि अल्टीमेटली मनी मैटर्स। और ऐसे हुँ, जगहों पर हुँ, जब आपका जीवन स्तर सुधारने के लिए पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, हुँ, आपकी सरकार आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है, तो मेरे ख़्याल से रिज़र्वेशन का जो लॉजिक है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि आजकल भारत में बड़ा अभी यूजीसी वाला हाँ, मसला हुआ, हुँ, तो और उससे पहले से भी अगर आप देखें तो रिज़र्वेशन को लेके बहुत समाज में बँटवारा हो रहा है। हुँ। समाज तो जातिगत उससे पहले ही बँटा हुआ था, हाँ, ठीक है? और रिज़र्वेशन को लेकर जो मैंने हम जब बात कर रहे थे तो मैंने आपसे एक बात की थी कि आप जब कोई व्यक्ति ये कहता है समाज में कि अरे ये भेदभाव कुछ नहीं होता, सब से हम तो बिल्कुल समाज में कुछ नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि कहने वाला ज़रूर अपर कास्ट सवर्ण ही है, जो कह रहा है कि भारत में अब भेदभाव नहीं है। वो कहते और देखिए डेफ़िनेशन कितनी अजीब है। अरे हम तो जाते हैं उनकी शादी में, हाथ मिलाते हैं हम उनसे। जीजा कितने मनाते हो? बहुएँ कितनी लाते हो? नहीं, वहाँ नहीं। और रिज़र्वेशन तो एक अपलिफ्टमेंट है ना, हुँ, क्या वाक़ई में अपलिफ्टमेंट हो गया है दलितों का? आप आज सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, हाई कोर्ट में देख लीजिए, किसी यस। भी सेक्टर में देख लीजिए, एक आंकड़ा निकाल लीजिए, रेलवे में जाइए ना, मैं जाती हूँ बनारस में, कितने हैं? मैं तो लिस्ट निकाल के दिखा दूँगी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये एक सामाजिक ही समस्या थी इनिशियली जब शुरू हुई। इस पर काम करने की ज़रूरत है। सब कुछ पॉलिटिक्स के हाथ में दे देने से ही सब कुछ नहीं होगा। क्योंकि जैसे साम्राज्यवाद संसाधनों का हाईजैक करती है, लेती है, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी, वो अपनी जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनका जो वो शोषण करना चाहती है, वो वही करेगी। एक अति धार्मिक व्यक्ति जब सत्ता के शीर्ष पर बैठता है, तो वही इम्प्लीमेंट करता है जो उसने देखा हुआ होता है या जो वो कर रहा होता है। जब एक साइंटिफिक अप्रोच वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो वो ग्राउंड लेवल पर उसी साइंटिफिक अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। आज चाइनीज़ महिलाएँ चाइना की तो बहुत आबादी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। क्या वजह है कि 70 साल की, 75 साल की औरतें भी काम करती हैं वहाँ की? क्योंकि चाइना की सरकार इतने सालों में ये समझाने में सफल रही है कि भाग्य भरोसे कुछ नहीं होगा, यू हैव टू वर्क हार्ड और उनके अंदर काम करने की इतनी ललक है। आज देखो चाइनीज़ चाइनीज़ भरे हैं ऑस्ट्रेलिया में और उनकी महिलाएँ काम करती हैं। हमारे यहाँ की महिलाएँ क्योंकि या तो हो सकता है कि हमारे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है काम करने के, लेकिन हाँ, चाइना जैसे यहाँ पे कहते हैं ना कि चाइना को लेकर हुँ, हुँ, लोगों को ना वो लड़ी और उसी से वो चाइना का हुँ, एनालिसिस करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। चाइना क्या है हमसे पूछिए, हमारी हर चीज़ मेड इन चाइना है, हर चीज़, राइट। सब कुछ। इवन जो ऑस्ट्रेलिया का जो मेड इन ऑस्ट्रेलिया स्टिकर आता है ना, वो भी चाइना से बनकर आता है। छा जी। गया चाइना। हाँ, वो इतने हाँ, सालों में ये समझाने में सफल रहा है कि धर्म आपका व्यक्तिगत मसला हो सकता है, होता ही है। धर्म बेहद व्यक्तिगत चीज़ है एक्चुअली। हुँ, स्टेट का काम क्या है? भारत में तो पता ही नहीं चल रहा है कि पंडित पुरोहित कौन है और शीर्ष नेता कौन है। वहाँ पर ऐसा नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है, उनका अपना धर्म हो सकता है, लेकिन स्टेट का धर्म तो नहीं है ना। हम लोग भारत के लोग धीरे-धीरे एक्लिमेटाइज़ हो रहे हैं हुँ। टू हैव पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट हेड वियरिंग रिलीजियस आउटफिट्स एंड हाँ, ऑल दैट। ट्रू, ट्रू। तो आपको वहाँ पर ये कुछ अटपटा लगता है जब आप भारत को देखती हैं वहाँ से बैठ के? हाँ, अटपटा लगता है, इसलिए लगता है ख़ासकर मुझे उन लोगों पर, हम ना बड़े हिपोक्रेट लोग हैं टू बी ऑनेस्ट। मैं भी भारतीय हूँ, स्टिल आई हैव अ इंडियन पासपोर्ट, सो आई हैव अ राइट टू से, ठीक है? जब आप ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट लेते हैं फिर एक लिमिटेशन हो जाती है थोड़ी-सी। देखिए क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, हम विदेश में जाते हैं, तो हम दक्षिणपंथी पार्टी को अवॉइड करते हैं। हम उस पार्टी को चुनते हैं जो माइग्रेट को सपोर्ट करती हो ना, हुँ। जो भारतीयों को, हमको भी अपने उतने ही राइट, हमारे हाँ, मल्टीकल्चरल। मल्टीकल्चरल, मल्टी लैंग्वेजेस और रिलीजन फ्रीडम देती हो, जो हम अपने घर में कर सकें, ठीक है? और हम वही लोग अपने देश में उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो जो इसका विरोध में है। आप समझ रहे हैं, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि दक्षिण हमारे यहाँ की लेफ्ट पार्टी भारत की दक्षिणपंथी पार्टी को सपोर्ट करे, खासकर वो भारतीय लोग। एक विशेषता का समाज एक जैसा कभी नहीं होता, समाज हमेशा बटा हुआ होता है, समाज हमेशा वर्गों में होता है। अभी जब ईरान के ख़ामेनी साहब के ऊपर हमला हुआ और वो गुज़र गए, तो भारत की अपर कास्ट हिंदू फेमिनिस्ट बहुत खुश हो रही थी उनके लिए, जबकि वो अपने यहाँ नहीं देख पा रही हैं कि, और वो उसका विरोध भी नहीं कर रही हैं कि भारत में एक रिजीम जो ये तय कर रही है कि कौन किससे शादी करेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या नाम रखेगा, कौन किस जगह अपनी दुकान लगाएगा, कारोबार करेगा, किस जगह नहीं करेगा। पूरी ज़िंदगी पॉलिटिशियन का काम ये नहीं था। पॉलिटिशियन का के साथ हमारा नागरिक का रिश्ता ट्रांज़ैक्शनल था कि हम आपको वोट देंगे, हम आपको टैक्स देंगे, हम आपकी शान-ओ-शौकत की ज़िंदगी, आपके सारे पर्क्स का खर्चा हम उठाएँगे, बदले में आप हमें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ सुरक्षा, जी। सुरक्षा देंगे। हम्म। लेकिन ये सब छोड़ कर के आज भारत की राजनीति में भारत के नेता, भारत के पॉलिटिशियंस और जो लोग गवर्न कर रहे हैं, वो लोग ये तय कर रहे हैं कौन किससे शादी करेगा, किससे नहीं करेगा, कौन क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, किस टाइम पर गोश्त की दुकान खुलेगी और बंद होगी, ये है ना? साल में कितने दिन गोश्त बेचने वालों को कौन से रास्ते में दुकान बंद करनी है। ये वही महिलाएँ जो इन सब के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलती भारत में। वो ख़ुमैनी साहब के मरने की खुशी इसलिए मना रही हैं क्योंकि वहाँ पर सर पे एक स्कार्फ़ का टुकड़ा रखने की पाबंदी उन्होंने लगा रखी थी, जो कि अब नहीं है। तो ये जो हिपोक्रेसी है भारत के समाज की, ये आपने बहुत सही पॉइंट आउट की है कि सरकार हमारी पर्सनल ज़िंदगी में घुस गई है। उनका काम नहीं था ये। मैं किसकी इबादत करती हूँ, करती भी हूँ कि नहीं करती हूँ, ये मेरा बेहद निजी मसला है। आपको तो मुझे पीने का पानी साफ देना था ना। मैं कोटद्वार से आती हूँ, एक छोटी सी जगह है, और उत्तराखंड राज्य जो है वो यूपी से कट कर 2000 में बना, और हम क्योंकि पहाड़ थोड़ा अलग है, हम सांस्कृतिक तौर पर, कल्चरल तौर पर थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें, भारत का तो हर राज्य अपने आप में एक देश ही है, आप जानते ही हैं, है ना? तो कोटद्वार जो जगह है वो काफ़ी बड़ी, अब बड़ी जगह हो गई, लेकिन सब कुछ देहरादून, और देहरादून जो इन्होंने 3 घंटे में जो दिल्ली से देहरादून पहुंचने के लिए, वो हमारे लिए नहीं किया है। हुँ, हुँ। हमें ज़रूरत नहीं थी, हम वी वर वेरी मच हैप्पी। ये था कि राजनेताओं को कष्ट ना हो और वो आसानी से ट्रैवल कर सकें। रही बात आप महिलाओं की कर रही हैं, कि खमेनी साहब के जो डेथ के बाद जो ये, और ये महिलाएं वो कह रही हैं जो खुद घूंघट में हैं, क्योंकि इस वक्त क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी हाईजैक करती है आवाम के दिमाग को, और उनका सबसे बड़ा टूल है मीडिया। भारत की मीडिया मतलब इतने दोयम दर्जे से भी नीचे उसका स्तर है कि मैं थोड़ी देर भी न्यूज़ नहीं देख सकती। कुछ चैनल थे जिन्हें मैं कभी देखा करती थी, जिनको देखकर मैं बड़ी हुई, मैंने अब वो भी चेंज कर दिया, मैंने वो भी बंद कर दिया। इस समय भारत की जो करंट स्थिति पर कोई बात कर रहा है, तो वो ब्रॉडकास्ट वाले ही हैं, या यूट्यूब ही सही काम कर रहा है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, औरतें सुबह उठी, उन्होंने टीवी चलाया, औरतें टीवी चलाते हुए घर का काम भी करती, तो आप एक ही न्यूज़ को अगर 10 बार आपके दिमाग में आ रहा है, हुँ। तो
कहीं न कहीं वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप पर डालते हैं। आपने अगर 50 बार विकास बोला ना, तो आपके दिमाग में एक बार हिट होगा कि विकास हो रहा है। जबकि आपकी स्थिति आज भी वही है। कोटद्वार की मैं बात कर रही थी, वो वहाँ का बहुत बड़ा अस्पताल है, मतलब बिल्डिंग है पूरी, लेकिन रेफरल सेंटर है। ओह! सब कुछ देहरादून में होगा। आप देखिए, हमने गैरसैंण राजधानी के लिए बोला था। गैरसैंण मतलब आखिरी छोर जो है उत्तराखंड का। तो हमें लगा कि देहरादून से पहाड़ शुरू होता है कोटद्वार से और पहुँचता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी और हमारा जो गैरसैंण है। लेकिन राजनेताओं ने सुविधाजनक हमारे लिए देहरादून बनाया, और आज अगर गैरसैंण की महिला को या केदारनाथ की महिला को प्रसव पीड़ा हो, तो उसका रेफरल सेंटर देहरादून है। आप देखिए। बाप रे! लेकिन नहीं, किसी को मतलब थोड़ी है, विकास हो रहा है, लोग खुश हैं। ये जो अफ़ीम है ना, हुँ। इतनी खतरनाक अफ़ीम है कि एक दिन जब बर्बाद हो जाएँगे ना क्या सब। अफ़ीम? ये अफ़ीम ही तो है। ये जो आपको चटाई गई है कि आप अपने समृद्ध उसमें हैं, पुराना काल आ गया है। स्वर्णयुग। हाँ, स्वर्ण युग है। आप पहले बहुत, ये जर्मनी में भी किया गया है। हिटलर जब सत्ता में आया, तो वो आवाम को यही तो समझाने, वरना सारे जर्मन तो बेवकूफ़ नहीं थे, सारे जर्मन पढ़े लिखे थे। कैसे वो एंटी नाज़ी हो गए? क्योंकि ये अफ़ीम डाली जाती है। फ़ॉल्स प्राइड जो होता है। एग्ज़ैक्टली, क्रिएट की जाती हैं। हाँ, गौमूत्र पे रिसर्च चल रहा है, गोबर पे चल रहा है, इस पे चल, मैं कहती हूँ ये क्या हो गया है भारत को? ये बताइए ये बातें ऑस्ट्रेलिया तक तो नहीं पहुँच रही? पहुँचती तो सभी जगह है। जियोपॉलिटिक्स सब 90 डिग्री टर्न हो गया, सब कुछ सब तक पहुँचता है। लोग पूछते हैं कभी ये क्या हो रहा है? या आप अवॉइड करती हैं ये बातें वहाँ पर? नहीं, अब पता है क्या है? कभी आप बहुत ज़्यादा अवॉइड भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें जवाब भी देनी होती हैं, पर मैं तो, मुझसे तो पूछेंगे तो मेरे पास तो आंसर है। पर वो लोग जो खतरनाक सरकार सपोर्टर हैं, वो कैसे जवाब देते होंगे? हाँ, हाँ, आपको पता है, जो आरएसएस की एक शाखा थी, जो मेरा शाह एक ही होगा, कोई बात क्योंकि नहीं। मैं पहाड़, आपको पता है, हाँ, हाँ। मैं एक पहाड़ी हूँ, ऊपर से मेरी शादी बिहारी से हो गई है, तो भ्रष्ट सब कुछ ही है भाषाओं का। जी। तो आरएसएस की एक शाखा थी जो बहुत, मतलब अच्छी स्थिति में नहीं थी, लेकिन विगत कुछ सालों में वो इतना तरीके से इनबिल्ड हो गया, और वो अब बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन, हिंदू संगठित। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बीएसएल है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने देश को मल्टीकल्चरल, मल्टी लैंग्वेजेस बनाने के लिए वो कहती है कि आप अपने बच्चों से घर में अपनी भाषा में बात कीजिए। हुँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तो 50% से ज़्यादा लोग माइग्रेटेड है ना, बिल्कुल। अन्य देशों से आए हुए हैं, और उन्होंने ऐसे-ऐसे जो सेंटर खोले हैं जिसमें आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मैंने अपने बेटे को हिंदी के लिए डाला, क्योंकि मेरी भाषा हिंदी ही है, हुँ, मेरे पति की भी है। तो मुझे लगा कि ये पढ़ेगा, थोड़ी मदद इसकी मैं भी, अब वो चाइनीज़ सीखेगा तो मैं कहाँ उसकी मदद कर पाऊँगी। तो मैंने उसका एडमिशन कराया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर अब रक्षाबंधन, अब दिवाली की कथाएँ, अब इसका ये, उसका वो। फिर मुझे लगा कि अभी ईद भी तो आने वाली है ना। ईद सिर्फ़ मिडल ईस्ट का ही त्योहार तो नहीं है ना। बिल्कुल। तो मैं देखती हूँ कि ईद में ये क्या पढ़ाते हैं। क्रिश्चियनिटी तो चलो, अब वो कॉमनवेल्थ कंट्री है तो सभी जगह है ना, लेकिन नहीं। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ उस पे। तो मुझे लगा कि मैं उसकी जब कॉपियाँ तो चेक ईद करने पर लगी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, अच्छा, कुछ ईद नहीं। बस रक्षाबंधन चल रहा है, जन्माष्टमी चल रही है, कृष्ण भगवान का वो चल रहा है, शिव भगवान, चलिए ठीक है, वो भी एक चलो पार्ट है, करिए। लेकिन मैंने देखा कि मैंने तो भाषा के लिए भेजा था अपने बेटे को। हुँ, मैंने तो भाषा सीखने के लिए भेजा था ना, ये सब तो सिखा लेंगे। पर ये तो धर्म हाईजैक कर गया भाषा को। फिर मैंने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है। फिर मुझे मेरे एक पत्रकार मित्र हैं वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि रुचि, ये तो संचालित जो है इंटरनली आरएसएस की जो शाखा है वहाँ पर, उसके द्वारा हो रहा है। भले इंटर्न डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जो जो टीचर आ रहे हैं ना, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो फिर, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, अब मैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मुझे अपना, तो मैंने अपने बेटे को वहाँ से निकाल दिया। क्योंकि ये सिखाने के लिए तो मैंने नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब गवर्नमेंट पावर में आती है, तो वो बाकी जगहों पर कैसे अपनी शाखाओं को एक्टिव करती है और कैसे वो इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। जब धार्मिक लोग पावर में जी, आते हैं तो वो यही मुझे करते लगा हैं। किसी दिन अब गोवलकर और सावरकर को ना पढ़ाने लग जाएँ कहीं हिंदी भाषा के तहत, तो मैंने अपने बच्चों को वहाँ से हटा दिया। मैंने कहा मैं ही पढ़ाऊँगी।
क्योंकि बच्चों माँ-बाप से कहाँ पढ़ते हैं बच्चे हाँ, पर हाँ, हाँ, थोड़ी कोशिश की कि मेरा बड़ा बेटा तो अच्छी हिंदी बोलता है, हाँ, लिखता भी है। हाँ, तो कोशिश की कि अपने दादा-दादी, नाना-नानी, अपने परिवार, अपने समाज से वो बिल्कुल, बात कर सकें। हाँ। दे डूइंग। हुँ। तो आरएसएस काफ़ी एक्टिव है। ये बात अमेरिका के लोगों ने भी बताई, यूके में भी पता चली और कनाडा में भी पता चली हुँ, हुँ, कि वो लैंग्वेज के नाम पर जो हो रहा है उसमें हुँ, सारा धर्म आ गया है। हुँ, हाँ, ये थोड़ा-सा रहा है हुँ, और इसको लेकर कहना तो पड़ेगा। देखिए, क्या होता है ना, आने वाले जब ये जो दौर चल रहा है, बहुत लोग हैं जिनसे मुझे ये शिकायत है कि वो चुप क्यों रहते हैं? वो इतने समझदार हैं, इतने अच्छे हैं, एक्टिव थे किसी ज़माने में, है ना? मेबी कुछ पारिवारिक समस्याएँ हों, जॉब का प्रेशर हो, गवर्नमेंट का वो हो, लेकिन वो चुप क्यों हैं? तो मुझे भी कहते हैं कि तुम क्यों इतना बोलती हो? तुम तो भारत में हो भी नहीं। हमने कहा हम इसलिए कहते हैं कि कल जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएँगे ना, तो कहेंगे कि माँ जब इतना खराब हो रहा था तब तुम बोली क्यों नहीं? ट्रू। आपके बच्चों को ये कॉन्ट्रडिक्शंस दिखने लगे? बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि लेकिन थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन करते हैं और मैं उनका जवाब देती हूँ। मैं चाहती हूँ चाहे धर्म है, चाहे कोई भी चीज़ है, मेरे पिता ने मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ दी कि उन्होंने बोला कि तुम पढ़ो, तुम टेक्स्ट पढ़ो और देखो कि तुम किस धर्म के नज़दीक देखिए होता क्या है ना, आप हि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई स वो तभी तो है जब वो उस परिवार में पैदा हुआ बस, है। बस उतना ही है। तो कम से कम इस चीज़ में मैं उनको निकालना चाहती हूँ। मेरे पिताजी ने भी मुझे एक रास्ता दिखाया कि पढ़ो, जानो और देखो किस धर्म के पास अपने आप को स्वयं को समझती हो। तो वही मैं अपने बच्चों को भी देना चाहती हूँ कि देख तो लो। तो पर मैं अब जैसे उसके ज़्यादातर दोस्त जो हैं, वो मिडल ईस्टर्न हैं मेरे बेटे के। तो वो अरेबिक में खूब सारे शब्द बोलता है, उठेगा भी तो अल्लाहू अकबर, आप समझ रहे हो ना? या अरे, अरे! अल्लाह और ये सब लगा अब वो बनारस में बोल रहा है। ददियाल में सुबह उठ के समझ रहे हैं ना अरे, अरे! आप? मैंने कहा तो पिटवाएगा यहाँ पे मुझसे। तो अच्छा तो अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं? हाँ, अरे वो तो इससे अच्छा बोलते हैं बल्कि न हैदर रिज़वी मेरे दोस्त हैं जो, जी, जी, मेरे उनके भी घर पे दोस्त हैं। इसने बोला वो तो हैरान हो गया कहते ये तो प्रॉपर एक्सेंट में बोल रहा है, इतना तो मैं भी नहीं बोल सकता। कुछ जो शब्द होते हैं वो इतने हाँ। अच्छे से बोलते हैं। हाँ, तो वहाँ का माहौल ही ऐसा है और मुझे लगता है कि जैसे अगर मैं भारत में होती और मैं जिस तरीके की विचारधारा से हूँ या मैं जिस परिवेश से आई हूँ या जिस तरीके की मेरी जर्नी रही है या आने वाली होगी, उसमें मेरे बच्चे थोड़े से मुश्किल में पड़ते हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके का सर मतलब गवर्नमेंट हाईजैक सोसाइटी को कर रही है और ह्यूमन ब्रेन को कर रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा कष्टकारी होता। हुँ, ठीक है? और मेरा जो ससुराल है वो तो बनारस है, सुप्रीम उनका अपना सांसद है वो वहाँ के, तो आप समझ रहे हैं कि चीज़ें थोड़ा मुश्किल होती मेरे लिए। पर मतलब मुझे ऑस्ट्रेलिया में उनको बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत सारी चीज़ें तो मेरे बेटे ने ही मुझे समझा दी। आपके बिहेवियर में उसको कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है? हाँ, एक्चुअली कभी-कभी आपके बच्चे आपको ऐसा सिखा देते हैं, जो आप ही क्वेश्चन करते हैं कि आप नकली सेक्युलर तो नहीं, ऐसा तो नहीं आप दिखा रहे हो और आप का आपको एक बताती हूँ, एक किस्सा बताती हूँ। वहाँ पे मल्टीकल्चरल है, आप तो जानते हैं कि सारे देशों के लोग वहाँ पर माइग्रेटेड हैं। तो वहाँ पर अफ्रीका से भी हैं, मिडल ईस्ट से भी हैं, भारत से भी हैं और यूरोप सभी हैं। तो मेरे बेटे का एक दोस्त है जो नाइजीरिया से था, ठीक है? तो वो अक्सर आता था घर पे मिलने के लिए, मेरे हाथ का खाना भी उसको बहुत पसंद था। तो मैंने अपने बेटे से उसके वो काफ़ी दिन से आया नहीं, तो मैंने उसको ऐसे बोल दिया कि कहाँ है वो? तो उसके रंग के आधार पर उसको मैंने आइडेंटिफ़ाई कर दिया, नाम मैं भूल गई उसका। हुँ, अब मेरे बेटे ने तो मुझसे पूरे दिन बात नहीं की। उसने कहा, "आप तो रेसिस्ट हैं, आपने तो कलर उसमें उसको टारगे वो कर दिया मम्मी, तो आप अफ्रीकन वाला वो अफ्रीकन ओरिजिन वाला भी तो कह सकती थी आप।" मैंने शब्द कुछ ऐसा किया, हुँ, आई हुँ, बेग फॉरगिव सॉरी मैं उसके लिए मैं अपने बेटे से भी माफ़ी माँगती हूँ और मैंने लगा कि क्योंकि हम बहुत ईज़िली बोल देते हैं ना, हाँ, देखिए हुँ, यूपी, बिहार में भी कुछ बड़े-बड़े गंदे शब्द होते हैं जो बहुत ईज़िली बोल दिए जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो उसने मुझे बोला कि मम्मी आप और उसने मुझसे बात नहीं की हुँ, और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं एक बहुत अच्छे मुल्क में हूँ। जहाँ पर वाक़ई में स्कूल आपके बच्चों को तैयार कर रहा है।
तो जब मैं कंपेयर करती हूँ इंडिया में आके, मेरे बेटों को 7 साल तक पता नहीं था कि उनका धर्म क्या है। 7 दिन में उनको पता चल गया कि उनका गोत्र क्या है। है। ओह! क्योंकि मेरे पति ब्राह्मण हैं और मैं दलित, तो हम आप समझ रहे हैं ना? हुँ, तो 7 दिन में उनको पता था कि उनका गोत्र क्या है। तो तभी तो मैं अपने आप को कहीं अच्छा महसूस करती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ होती तो बहुत स्ट्रगल होता हुँ, उनको, लेकिन स्कूल बहुत अच्छा काम स्कूल है। मेरे बेटे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बड़ा होता है। सरकारी अस्पताल प्राइवेट के निस्बत 3 गुना बड़ा होता है। तो वहाँ के जो स्कूल है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, कोई प्रेयर नहीं होती, कोई प्रार्थना नहीं होती, कुछ नहीं होता। अगर होगी धर्मनिरपेक्ष कंट्री में तो सभी धर्मों की होगी ना फिर, हाँ, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। हुँ। तो वहाँ दे जस्ट स्टार्ट द स्कूल विदाउट एनी असेंबली और एनीथिंग। असेंबली होता है जिसमें टीचर आएँगे, बात करेंगे ये, लेकिन ऑलराइट। कोई भी ऐसा कुछ ना प्रेयर, ना इवन दो प्रतिज्ञा जो हम बचपन में रहा करते थे। हाँ, यस। हाँ, ये सब नहीं होता है, तो बहुत कुछ सीखने को वंदे मिल मातरम भी नहीं होता वहाँ। न नहीं, हिंदी वो जो आरएसएस न वाला स्कूल था उसमें भी नहीं? उसमें नहीं। अब वो क्या करते हैं ना, वो बहुत स्नीकली काम करते हैं। स्ट्रक्चर पे तो उनको वही काम करना पड़ेगा ना जो प्रोवाइडेड बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। हाँ, वो फ्रेमवर्क उनका दिया हुआ है। हाँ, तो वो बहुत शातिरपने से काम करते थे, तो वो पकड़ में आ गया, बाकी तो हाँ। स्कूल बहुत अच्छे हैं वहाँ के, और स्कूलों का जो टीचर और स्टूडेंट का ऐसा रिश्ता, शिवा जी, कि मैं बता नहीं सकती आपको। हुँ, हुँ। मतलब अगर आपका बच्चा वहाँ, अगर उसको बोल दिया ना कि बेटा आज घर में कुछ काम है या आई एम नॉट फीलिंग वेल, जिसमें आज स्कूल नहीं, वो रोने लग जाते हैं अपने टीचर के लिए। हुँ, अपनी टीचर का फ़ोटो अपने कमरे में लगाता था मेरा बेटा जब प्रेप में था। हमने हमने तो बचपन में अपने टीचरों से डिस्क्रिमिनेशन झेला है जाति के आधार पर। हुँ, जब मेरी टीचर पॉइंट आउट करती थी कि तुम उठो तुम्हारा स्कॉलरशिप आया है, तो वो टीचर मैं कैसे भूलूँगी उनको? हुँ, हुँ। जबकि ये इंसल्टिंग वे था ना। अभी पहाड़ पे ही एक टीचर 2 साल पहले मुसलमान बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवा रही थी, थप्पड़ मारने को कह रही थी। आपने देखा है वो वीडियो? नहीं, हाँ, सुना है मैंने हल्के, बट हाँ। कितना बुरा हाल है ना। टीचर टीचर अपने क्लास के समय हिंदू बच्चों को उठ करके आकर के मुसलमान बच्चे के गाल पर एक बच्चे के गाल पर लगातार उसने थप्पड़ मरवाए हैं, उस एक मुसलमान बच्चे के। सारे बच्चों ने आके उसको थप्पड़ मारा। हाउ ह्यूमिलिएटेड! ये दाग उसकी ज़िंदगी से कैसे नहीं, मिटेगा? अनदर स्टेप इज़, क्या वो बाहर हुई जॉब से? उनके नहीं, नहीं, खिलाफ कार्रवाई क्या कुछ हुई? नहीं, व्हाट कुछ नहीं, एक्शन टेकन? नो? कुछ नहीं। स्कूल ने इतना रहम किया कि ये कहा कि हम बच्चे की फ़ीस वापस कर देंगे, आप बच्चे को ले जाइए, तो बच्चे को सज़ा मिली। देखिए, कितना, मतलब ये कितना मर जाता है इंसान। जब आप बचपन में टी जब कोई ना स्कूल में हम पढ़ते हैं, मैंने कहा तो भारत तो सैद्धांतिक लोकतांत्रिक है, ठीक है? जातिगत तो इस मतलब डॉक्टर इतना। अंबेडकर ने यही कहा था कि ये जो संविधान है, हुँ, ये इनको लागू करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी अगर आस्था इन मूल्यों में नहीं है, तो ये बेकार हो जाएगा। वो हम देख रहे हैं होते हुए। और ये बड़े-बड़े संस्थान हैं, आप देखिए। स्कूल कितनी बड़ी चीज़ होता है। अगर कोई बच्चा हमारे साथ हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो हम टीचर के पास जाएँगे ना, कि मैम ये ऐसे कर रहा है, ये सर ये ऐसे कर रहा है। टीचर कर रही हैं। यस। और ये मेरे टाइम पे तो होता ही था, लेकिन आज भी कंटिन्यू है। ये बहुत विकराल स्थिति है। इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। रुचि, आप वहाँ पर अपनी कम्युनिटी के बीच में रहना पसंद करती हैं या आपके और दोस्त भी हैं जो भारतीय ना हों, जो हिंदी भाषी ना हों? हुँ, आपका कैसा है? क्योंकि अक्सर देखा है कि वहाँ जा कर के भारत के लोग बड़े कम्युनिटेरियन हो जाते हैं, अपनी कम्युनिटी डेवलप करने के चक्कर में, क्योंकि वो ज़ाहिर है शायद मिस करते हैं देश को हुँ, या क्या होता है, तो वो अपनी कम्युनिटी बनाने लगते हैं। हुँ, तो अंतर्मुखी हो जाते हैं। हाँ। आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है वहाँ जा कर के? क्या आप भारतीय ढूँढती हैं? ये आपके दोस्त कौन हैं? ये सभी जगह होता है। ये सारे ही लोग जितने भी माइग्रेटेड हैं, लेबनान का व्यक्ति ना लेबनीज़ ही लोगों को के साथ, क्योंकि उनके अपने फेस्टिवल यस। हैं, अपना बकलावा खाना है उनको, अपना हाँ, ग्रीक ही लोगों का भी एक समाज होता है। ईरानियन लोगों का बहुत बड़ा संगठन है वहाँ पे, वैसे ही भारतीयों का भी है। जैसे आपको, लेकिन भारत का तो हर राज्य अपने आप में देश है।
तो यस। केरला वाला मेरे साथ थोड़ी बैठेगा। वो तो केरल वाली कम्युनिटी में जाएगा। राइट। लेकिन हाँ, क्योंकि हम सेलिब्रेट करते हैं त्योहार को, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हम मल्टीकल्चरल हैं, तो हम उनकी भी चीज़ें अडॉप्ट करें, वो हमारी करें। दूसरों मुल्कों के लोग आपके घर हाँ, आते हाँ, जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ। मेरे पति के बेस्ट फ्रेंड जो हैं, वो पाकिस्तान के हैं और वो 25 साल से दोस्त हैं, एक साथ पढ़ते थे। उन्होंने जो है मेलबर्न में ही पढ़ाई की। मेरे जो जब मैं शुरू-शुरू में गई ना शिवा जी और उनके सामने बैठी तो मैं उनको गौर से देखती थी ऐसे। तो मुझे पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, "देखो, देखो, दुश्मन को इतने करीब से कहाँ देखा देखा होगा तुमने कभी।" और इतना प्यारा हमारा रिश्ता है कि मेरे बच्चों के इमरजेंसी गार्जियन में उन दोनों का ही नाम है। पाकिस्तानी दोस्तों जी, का। अगर मैं स्कूल में कोई बात होती है, मैं फ़ोन ना उठा पाई, मेरे पति, तो उनको फ़ोन जाएगा, वो ही स्कूल जाएँगे। तो हम तो बहुत बड़े देशद्रोही हैं। जी, जी, बहुत अच्छा। हम उनके मेरा बेटा बोलता है कभी कि अ, जैसे मेरे घर के बगल में केरला वाली लड़की रहती है, तो वो कहते हैं, "मम्मा, वो हमारे कंट्री का है, हमारा भाषा नहीं बोलता है।" है ना? इनका खाना भी हमारे जैसा है। हुँ, जो जो पाकिस्तान वाले हैं हाँ। और पाकिस्तान की भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो हम लोग ईद में मिलते हैं, अफ़गानी है, बहुत मिडल ईस्टर्न है, ईरानियों की तो शान और शौकत ही कुछ। वो तो मुझे किसी भी उसमें बुलाते हैं, मैं तो जंप मार के मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ। दैट्स सो जो मीडिया दिखा रही है ना, दे आर ब्यूटीफुल इन देयर एवरी वे ऑफ ओह लाइफ। माय गुडनेस! यस। मैं आपको बताऊँ, ईरान में मैनहोल के ढक्कन भी खूबसूरत होते हैं। रियली? यस, आई रियली वांट टू गो देयर एंड यू ये मस्ट, यू मस्ट। देखिए। आई कीप सेइंग कि जिसने इस्फ़हान नहीं देखा उसने कुछ मतलब जो इंसान के हाथों से अगर जन्नत बसाई जा सकती है, हाँ। तो मरने से पहले इस्फ़हान ज़रूर जाइए। कितनी खूबसूरत एंड दे आर सो कल्चर और वो मतलब ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ना ऐसा नहीं है कि तो उनका जो जो बात करने का तरीका है जो उनका जो मेहमान नवाजी है या जो वो बात करते हैं ना दीदी तो मैं देखती हूँ कि वो शब्द तो यहाँ भी बोले जाते हैं आप जैसे हर बात पे मोहब्बत शब्द इस्तेमाल करते हैं वो ना या कुछ चीज़ें तो रियली इट्स ब्यूटीफुल टू बी पार्ट ऑफ द मल्टीकल्चरल। पहले तो मैं जब पहाड़ में रही तो दिल्ली में आई तो देखा कि अरे ये तो राजस्थान के भी लोग होते हैं बिहार के भी होते हैं। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया गई तो देखा अरे तो एक जगह में नाइजीरियन है एक जगह में ईरानी है और दायरे बढ़ते चले गए और उन बढ़ते दायरों में भी अगर आप संकीर्ण ही रहे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये बताइए, घर के अंदर तो भारतीय लोग बहुत संस्कारी होते हैं, द कल्चर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हम्म इनसाइड द हाउस। हम्म हम्म अ, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद भारत में लोग जैसे आउटर स्पेस को, जो घर से बाहर का स्पेस है उसको ओन नहीं करते, अपना नहीं समझते हैं। वहाँ थूक सकते हैं, वहाँ कूड़ा फैला सकते हैं, उसको ख़राब कर सकते हैं, वहाँ रूल्स को तोड़ सकते हैं। अपने घर में अगर जूता उतार के आने का रूल है तो उसको तो मानेंगे, लेकिन रेड लाइट का रूल नहीं मानेंगे। ये जो परेशानी है बाहर और अंदर की, तो ये फ़र्क आपको क्या ऑस्ट्रेलियन बिहेवियर में दिखता है कि जो स्पेस है, जो पब्लिक स्पेस है या शेयर्ड स्पेस है, उसके साथ वहाँ के लोगों का क्या रवैया होता है? देखिए क्या होता है ना कि हम भारत के परिवेश से आए पले लोग हैं और हम वैसे वी बीन ट्रेन्ड बाय दैट वे। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया में गए वहाँ के रूल्स इतने टफ हैं। वहाँ के ज़्यादातर लोग जो है अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव पे आपके लाइसेंस पे कैंची चल जाती है। मतलब अगर ग्रुप में ड्रिंक करनी है तो एक वो तैयार रखते हैं कि भाई तुमने आज गाड़ी चलानी है तुम नहीं पियोगे। मैं तो यहाँ पे देखती हूँ लोग इजीली ड्रिंक करते हैं, गाड़ी चलाते हैं और दे आर सो कंफर्टेबल। ड्राइविंग को लेकर मैं जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ। मैंने कैब की, तो जैसे मेरा बेटा था कुछ दिनों पहले तो मैं आगे ही बैठ गई उसके साथ, ड्राइवर के साथ। तो मैंने सीट बेल्ट बाँधी, उन्होंने कहा मैडम कोई बात नहीं है, यहाँ पुलिस नहीं है। मैंने कहा पुलिस नहीं है पर मेरी सेफ्टी तो है। तो धीरे-धीरे ना कोई भी क्रिया धीरे-धीरे ना वो आपके उस अंदर तक घुसाने के लिए गवर्नमेंट का भी बहुत सब सिस्टम का बहुत सपोर्ट होता है। सिस्टम फेल है भारत में और बाकी हम तो अनसिविलाइज़्ड लोगों में गिने ही जाते थे ना, सिविक सेंस का अभाव तो हम लोगों में इतना ज़्यादा है कि मैं अभी रामेश्वरम गई थी और वहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल में तो एक अग्नि तीर्थम होता है वहाँ पे जो कुंड में वो करते हैं। लोगों को
अपने आप को स्वर्ग पहुंचाना है, उस दौड़ में चाहे जमीन वाला नीचे पैर नहीं चले, रौंद दिया जाए। आप समझ में है ना? हुँ, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वहां पर क्या है, केरल की गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए हैं। एक तो वहाँ मैकडॉनल्ड और केएफसी कल्चर नहीं है साउथ में। मैं तो वहाँ का दाल मैं तो हुँ, जैसे अभी जो भारत को देखने के उसमें मैं पुराने जो मंदिर हैं, ऑर्नामेंट उनको देख रही हूँ, तो मैं साउथ जा रही हूँ काफ़ी सालों से। मैं देखती हूँ वहाँ पर प्लास्टिक को लेकर, सिविक सेंस को लेकर गवर्नमेंट ने एक नियम बनाए, नियम को इम्पोज़्ड किया और वो धीरे, धीरे, धीरे लोगों के व्यवहार में आ गया। व्यवहार में आने में वक़्त लगता है ना, हुँ। कोई चीज़। तो व्यवहार में क्यों है? लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अच्छे-बुरे लोग हर जगह हैं। जी। ऑस्ट्रेलिया में जो रेड लाइट पर बंदा रुक रहा है इसलिए नहीं रुक रहा कि वो फरिश्ता है। हुँ। उसके अंदर कोई बुराई नहीं है ना? हुँ, लेकिन फिर भी उसके मिज़ाज का हिस्सा है कि रेड लाइट पे वो रुकेगा। हुँ, वो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करेगा। ये जो आम आदमी के बिहेवियर में ये जो फ़र्क आता है हुँ, कि हमें इन रूल्स को फ़ॉलो करना है, जो भारत में नहीं आता हुँ, है। हुँ। ये क्यों होता है? इसका कोई साइको एनालिसिस है आपके वो पास? सबसे पहले तो डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, इतना हैवी पेनल्टी है टू बी ऑनेस्ट। ओके, हैवी पेनल्टी इज़ अ डेटरेंट। एग्जैक्टली। आप अगर एम्बुलेंस आपके बगल में जा रही है तो आपको एम्बुलेंस को गिव वे देना ही देना है। हुँ, हुँ, ठीक है, एक तो मानवीय आधार हो गया हुँ, आपका। लेकिन दुनिया में ना लोग सब एक जैसे ही होते हैं, हुँ, हुँ, मिक्स होते हैं, गुड पीपल बैड पीपल आर एवरीवेयर। हुँ, तो गवर्नमेंट ने इतना सख्त किया है कि अगर आपने एम्बुलेंस को गिव वे देते हुए अपनी गाड़ी किसी और से लड़ा भी दी, तो उसकी पेनल्टी गवर्नमेंट भरेगी। हुँ, हुँ। आपको बस आप फुटपाथ पे चढ़ा लो, इधर चला लो, किसी आदमी पे मत चढ़ाओ, लेकिन आपने उसको गिव वे देनी ही देनी। अगर आप नहीं दोगे, तो बहुत बड़ा हेवी फाइन है। जी, अगर आप एम्बुलेंस को गिव वे नहीं देंगे, तो हेवी फाइन है उस पर। राइट। तो आप समझिए कि सरकार द्वारा इस तरीके से कुछ चीज़ें इम्पोज़ करनी पड़ती हैं। हुँ, हुँ। वो सुरक्षा का मैटर और फिर धीरे-धीरे वो आदत का हिस्सा आदत बन जी। जाती है। बहुत सालों, अब मेरे बेटे हैं, उनके ऊपर इम्पोज़ थोड़ी है, वो तो उनके व्यवहार में है। हुँ, मम्मा यू आर डूइंग ओवर स्पीडिंग, हुँ, दिस इज़ द 80s ज़ोन। हुँ, और हम तो थोड़े भारतीय उसमें रहते हैं ना कि हुँ, कैमरा नहीं है, थोड़ा चलो ठीक है, हुँ, थोड़ा स्पीड कर ले, तो लेकिन वो उनके उसका हिस्सा है। और होते वहाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि रूल ब्रेक नहीं होते। हुँ, छोटी-सी पॉपुलेशन है ना, 2 करोड़, हुँ। मैं 2-3। जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी आपसे बात करने के लिए तो पता चला कि मेलबर्न में और पूरा ऑस्ट्रेलिया वैसे तो मल्टीकल्चरल है लेकिन मेलबर्न में अराउंड 200 नेशंस के लोग रहते हैं एक साथ, हुँ, एक सिटी में। तो 200 देशों के लोग एक सिटी में रहते हैं, हुँ। तो वहाँ का डोमिनेंट कल्चर कोई जैसी कोई चीज़ है या आप सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं एंड दैट्स ओके? दीदी देखो क्या होता है, वो है तो कॉमनवेल्थ कंट्री, छुट्टियाँ जो होती हैं, वो तो मतलब ईस्टर की और क्रिसमस की ही होती हैं हुँ, हुँ, गवर्नमेंट। बाकी जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो तो आदिवासी हैं, एबोरिजिनल्स हैं हुँ, और बाकी सारे माइग्रेटेड हैं, हुँ, ठीक है? जो लोग जितनी बहुसंख्या में जिनका अनुपात होता है, वैसे ही सेलिब्रेशन होता है। हुँ, हुँ। तो दिवाली और ईद भी मनाई जाती है? बहुत अच्छी ईद मनाई जाती है वहाँ पे। और मेरे बच्चों को तो पता है कि अब मम्मी ईद के लिए कपड़े लेके आएगी। मैं लखनऊ गई थी बनारस से, तो उनके लिए ईद के कुर्ते। अच्छी बात ये है कि जो सिखाना था, वो ग्राउंड लेवल पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है। क्योंकि स्कूल में ईद की तैयारी होगी, पूरी होती है, जो सरकारी स्कूल होते हैं, हुँ। वो धर्म नहीं सिखाएँगे, पर फेस्टिवल तो धर्म से कनेक्टेड नहीं है ना। जो त्योहार थे, वो तो किसी और चीज़ का हिस्सा रहे हैं ना कभी। हम भारत में चाहते हैं कि टॉलरेंस हो, लेकिन वहाँ आप लोगों ने टॉलरेंस तो एक नेगेटिव सा कॉनोटेशन है कि भई हमने बर्दाश्त कर लिया सामने वाले को, लेकिन आप लोगों ने आत्मसात कर लिया, हाँ। है ना? यू हैव इम्बाइब्ड द मल्टीकल्चरलिज़्म। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हम सिर्फ़ भारत में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत दिल से हुँ, दिवाली मनाते हैं, चाहे वो हिंदू ना भी हों, बहुत हुँ, दिल से ईद मनाते हैं, चाहे वो मुसलमान ना भी हों हुँ, और उसी तरह क्रिसमस डे भी मनाते हैं। तो हुँ, ऐसे लोग अच्छे लोग हैं भारत में भी। लेकिन अभी सरकार तय कर रही है, कहीं-कहीं मुस्लिम फेस्टिवल्स की छुट्टियाँ भी रद्द की जा रही हैं हुँ। और या अच्छा। सिर्फ़ मुसलमानों को छुट्टी दे दी जाए और बाकी लोग काम करें, इस तरह का, जो कि हम भारत में पहले सोच नहीं सकते थे। हुँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिस विचारधारा की पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, वो ग्राउंड लेवल पर वही इम्पोस्ट करती है, ठीक है? अति धार्मिक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हुँ, सुप्रीम होंगे,
तो वो वही तो इम्पोज़ करेंगे ग्राउंड लेवल पर। एक साइंटिस्ट होगा तो वो वही साइंटिफिक जैसे फैमिली में होता है, हुँ। अगर एक महिला पढ़ी-लिखी है और अंधविश्वास का विरोध कर रही है, तो उसकी आने वाली सारी पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं। मैं एक रील देख रही थी, बड़ी प्रभावशाली रील है। उसमें वो कह रहे थे कि एक व्यभिचारी शराबी आदमी कम खतरनाक है एक ये पाखंड को पाखंड को बढ़ावा देने वाली, परंपराओं को निभाने वाली उस महिला के, क्योंकि जो व्यभिचारी मर्द है या पति है या पिता है, वो अपने बच्चों को अपने व्यभिचार वाले आचरण से दूर रखता नहीं कर देगा, टू बी है ना? ऑनेस्ट, यस, वो नहीं यस, यस। चाहेगा कि ये वो सर्व नहीं बुराइयाँ करेगा। सीखे। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ये जो महिला है, जो बहुत ज़्यादा कर्मकांड कर रही है या धार्मिक है, हुँ। वो अपने बच्चों को भी उसमें घसीट लेती है और इसलिए फिर वो जनरेशनल एक परेशानी पैदा होती है और ये हर धर्म पर लागू होता है, ये सिर्फ़ एक जी, धर्म की जी, बात नहीं है, जी, मैं जी, है जी। ना? तो ये जो बात आपने कही वो बहुत ज़रूरी है। अब ये बताइए कि विदेश में रहने वाले भारतीय वहाँ का लिबरलिज़्म देख कर के कल्चरल शॉक में सिकुड़ जा रहे हैं या खुद भी लिबरल हो रहे हैं और सोच रहे हैं? देखिए, डॉक्टर इंजीनियर बनना लिबरलिज़्म की निशानी नहीं है, ठीक है? मल्टीकल्चरल होना लिबरलिज़्म की निशानी है। दूसरी तरह की जीवन पद्धतियों का भी सम्मान करना हुँ, लिबरल होने की निशानी है हुँ, ना? हुँ। भारत के लोग, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, कोई भी हों, उनके बिहेवियर में आपको ऑस्ट्रेलिया में क्या दिखता है? अ, इस समय स समाज हमेशा बँटा हुआ होता है, एक जैसा कुछ नहीं होता। अगर भारतीय लोग भी हैं वहाँ पर, तो सब एक जैसे नहीं हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो आरएसएस के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और उनकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वहाँ पर मेरे दोस्त जो है दीपक जोशी जैसे भी हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, खतरनाक, है ना? ग्राउंड लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझ आए कि वो क्या कर रहे हैं। तो समाज हमेशा बटा हुआ होता है, ठीक है? मैं आपको ईरान के ऐसे लोग दिखा दूँगी जो जो ख़ामेनी से बहुत प्यार भी करते थे और कुछ ऐसे भी थे जो एज़ ए सुप्रीम लीडर से उनको दिक्कत थी। हुँ, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल, हम है ना? तो बिल्कुल। समाज हमेशा एक जैसा नहीं होता है। लेकिन हमारे साथ क्या है ना, हम भारतीयों के साथ हम हम ट्रांसपेरेंट हैं नहीं। हमारा खुद का ही पहले कॉकटेल बना हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो आप देखिए मल्टीकल्चरल होना और दूसरे को आप अगर धार्मिक हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे गांधी जी बहुत पसंद है, बहुत, 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 लेकिन वो एक धार्मिक व्यक्ति थे और मुझे जावेद अख्तर भी बहुत पसंद हैं, हुँ, तो मेरे अंदर दोनों ही रहते हैं, मेरे अंदर अम्बेडकर भी रहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, जहाँ पर अगर एक विशेष वर्ग ने बोला कि हमारा बहुसंख्यक समाज है और हमारी ही चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, ये वो कर लेते, पर क्योंकि वो विदेश में हैं और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का डंडा है कि सबको सब कुछ करने की मैं चाहूँ तो अपने घर में किसी का भी झंडा लगा लूँ। पाकिस्तान वाले अपना झंडा लगा दें, ना लगाना हो मैं ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का झंडा। तो गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है वहाँ पर आम लोगों में, वो पॉजिटिव वे में है, जी। वो सार्थक रूप में है। आपने गवर्नमेंट की बात की, स्टैटिस्टिक्स ने मुझे ये भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया के लोग अपनी पॉलिटिशियन को उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अपने लॉज को रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो फ़र्क है हुँ, कि वो पॉलिसीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, लॉज को हुँ, रिस्पेक्ट करते हैं। अराउंड 70% पीपल आर हुँ, हैप्पी एंड फॉलोइंग द लॉज एंड हुँ, पॉलिसीज़, और सिर्फ 50% से भी कम लोग हैं हुँ। जो अपने पॉलिटिशियंस को पसंद करते हैं। हाँ, हाँ। और क्वेश्चन करना वो भूलते नहीं हैं। चाहे उनकी पसंद का पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर कोई 2 पार्टियाँ हैं वहाँ, एक लिबरल और एक लेबर, ठीक है? अभी लेबर जो है सत्ता में है और वो ज़्यादातर वो ही रही है, ठीक है? हुँ, लेकिन कोई अगर लिबरल का सपोर्टर है हुँ, और उसने वो लिबरल को वोट दे दिया, ठीक है? लेकिन उसको लगा कि इन 5 सालों में तो वो काम नहीं हुआ जो लिबरल ने मैनिफेस्टो में कहा था, तो वो अगली बार नहीं देगी। तो हुँ, रोटेट होती रहती हैं चीज़ें। हुँ। सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है जब व्यक्ति ये देख रहा है कि उसकी पसंद का कुछ नहीं हो रहा है और उसको लग रहा है कि बस मैं जिसको कर रहा हूँ वो हमारे पुराने दिन वापस लाएगा और विकास होगा। इस चक्कर में भारत के आने वाले बहुत साल खराब होने वाले हैं और जो बच्चे 5 साल के थे, आज वो 20 साल के हो गए हैं और वो खतरनाक कम्युनल हो गए हैं। उनका दादा नहीं था, बाप नहीं था, पर बच्चे कम्युनल हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ और मुझे बहुत इस पर चिंता होती है कि क्या होगा? आपको फ़ील होता है ये? बिल्कुल।
2014 के बाद से भारत की एक दूसरी तरह की विज़िबिलिटी है विदेशों में और बहुत भारत के लोग पॉलिटिकली बहुत वोकल हो गए हैं हुँ, विदेशों में, हुँ, जो विदेशों में रहते हुँ, हैं। हुँ, आपको भारत के इस दौर के बाद की जो ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी है, उसमें क्या आपको लगता है उनका परसेप्शन भारत के बारे में चेंज हुआ है? अब के भारत के बारे में? उम, उसमें भी लोग बँटे हुए रहते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि जैसे कि मैं भारत की मीडिया के माध्यम से सुनती हूँ कि डंका बज रहा है, बज रहा है। हुँ, मेरे ख़्याल से क्या पता वो भक्तों के कानों में ही बज रहा है, बाकी तो ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिए हमने ट्रम्प का किया, तो हमारे जो खुद के वहाँ के नागरिक थे वो हथकड़ियों में वापस आए। देखिए जियोपॉलिटिक्स ना 90 डिग्री टर्न होती है, बड़े-बड़े मंचों पर कौन राजनेता किसका हाथ वो कर रहा है, उससे चीज़ें नहीं होती, ग्राउंड लेवल पर। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है। क्योंकि इमिग्रेशन बहुत तगड़ा हुआ है, भारतीय लोग वहाँ बहुत अच्छी पोज़ीशंस में हैं, ऐसा नहीं है। भारत भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी-अच्छी पोज़ीशनों पर बैठे हुए हैं। तो वहाँ का जो दक्षिणपंथी समाज है, वो कहता है कि इन्होंने हमारी नौकरी खा ली। शायद वही जो एक टाइम पर जर्मनी में हुँ। नाज़ी लोग ज्यूज़ कहते थे, ज्यूज़ ज्यूइश के के खिलाफ कहते थे, ठीक है? लेकिन वो बने अपनी योग्यता से ही हैं। तो एक एक दक्षिणपंथी खेमा है, जो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में भारतीयों को लेकर उनके मन में नाराज़गी है कि हमारी पूरी नौकरियों को हाईजैक कर दिया है। लेकिन उनसे ज़्यादा बड़ा प्रतिशत वो है, जो माइग्रेशन को वेलकम करता है, जो मल्टीकल्चरल को वेलकम करता है। मेरे साथ काम करने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन हमें ना लेकिन ऑस्ट्रेलियन दे आर सो गुड पीपल, वो इतने अच्छे लोग होते हैं, मैं आपको सच बताऊँ, उन्होंने पूरी दुनिया का वेलकम किया। वो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम ना वहाँ जाकर भी वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हमें तो आदत है अपने देश की। जैसे आपने कहा सिविक सेंस की चीज़ें हो गई, क्राइम हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, हुँ। तो तब वो उससे भी नाराज़गी उनकी रहती है कि हम वी आर तो फुल। ऐसी कौन-सी बातें भारत के लोग कर रहे हैं वहाँ जाके जिससे नाराज़गी पैदा हो? क्या है ये? एक तो क्राइम भी कहीं न कहीं मैटर है। दूसरा जो अम, बीच में जो खालिस्तान वर्सेस वो जो अच्छा। हुआ था, हुँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो काफ़ी एक्टिव है और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया और लंदन इंग्लैंड ही कुछ हुँ। ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर है, तो उसके लेकर बहुत ताना-तानी होती है, जिससे उनकी जो है शांति अफ़ेक्ट होती है। तो वो तो लोग क्या कह उसमें हिंदू-सिख एंगल रहता है? हाँ, क्या होता है? हिंदू सिख एंगल रहता है। जी। जी, अच्छा। वहाँ पर जो अब जो सिख समाज तो है ही, जो देखिए सिख में भी क्या है ना, खाली हमें क्या करते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि अ, ये इसने सरदार है ना, ये टॉप इसने पगड़ी पहनी है, तो ज़रूर ये खालिस्तानी सपोर्टर होगा, ऐसा नहीं है। नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ कि समाज बँटा हुआ है। बिल्कुल, बहुत लेयर्स होती हैं समाज मेरी की। फैमिली है, मेरा पति कंप्लीटली वेजिटेरियन है और मैं नहीं हूँ। ये तो समाज की इकाई है ना परिवार। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैसे ही समाज भी हैं। तो उन लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। नाउ जो कुछ हिंदू संगठन हैं द पावर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो उन लोगों के बीच होता है, उससे उनके बीच क्लैशेस होते हैं और जो जिससे शांति भंग होती है और ऑस्ट्रेलियन कहते हैं कि ये सब पंगे अपने मुल्क में करो ना। हुँ, हाँ। पहले तो आपने कहा कि वी आर बेचारे, है ना, हुँ, क्रिपल्ड एंड दिस एंड दैट, एंड आप हमें प्लीज़ हमें सिटीज़नशिप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और जब आप पावर में आ गए, आप मेजॉरिटी में आ गए, तब आपको हुँ, दूसरे इश्यूज़ करने, तो वो लोग इससे परेशान होते हैं। और एक महत्वपूर्ण ये भी है कि इलीगल माइग्रेशन है जो, हुँ। वो बहुत ज़्यादा है भारत अच्छा। स जी। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नाव बोट में बैठकर इलीगल तरीके से आए हैं। असाइलम के उस पे उन्होंने बहुत सारा गलत नेगेटिव, मतलब कि हुँ, असाइलम मिल जाए दुनिया हुँ, भर के, तो उससे भी गवर्नमेंट बहुत परेशान है। और भी अन्य बहुत सारे छोटे-मोटे मुद्दे हैं। क्राइम तो हुँ। है ही है। क्या ऑस्ट्रेलिया में इंडिया डिस्कस किया जा रहा है? दे डू आई थिंक, क्योंकि अ, जो पॉलिटिकल वो होती हैं, उसमें भी 2 वर्ग हैं, उसमें एक जो है जैसे मोदी जी आए तो अल्बनीज़ी हमारे प्रधानमंत्री ने हाथ खड़ा करके बोला कि भई ही इज़ द बॉस, और बाकी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी। बाकी ना बहुत कुछ मुझे ऐसा लगता है समव्हेयर डाउन द लाइन कि वो फंडेड भी होता है, टू बी ऑनेस्ट। कुछ तो ऐसा है कि इतने कहाँ भरे हुए हैं, कहाँ हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। फिर मीडिया ने जो हाइप दिया है ना, अचानक ही।
तो मैं ये जानना चाह रही थी रुचि कि जो जो लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं भारत के प्रधानमंत्री को जब वो वहाँ जाते हैं, हुँ, हुँ। तो उनमें से क्या कुछ लोग हैं कि जब विकसित भारत हो गया तो वो वापस भारत आ जाएँ? ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की। हमारे बहुत सारे देखिए जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं तो उसमें बड़े सारे ग्रुप हैं। तो ये बात आपने बड़ी वो की कि हम लोग इसको बोलते हैं कि नहीं, नहीं? क्यों? ये ऐसे-ऐसे हैं कि स्वर्ण युग आया है, हिंदू ओह राष्ट्र। हो! गौमूत्र वहाँ मिल रहा है, इतनी प्रोग्रेस हो गई है। जो डिब्बी में भर के वहाँ पे मिल रहा है, बड़े खुश हैं वो। तो वो जो तबका क्या होता है ना कि राजनीतिक पार्टियाँ आपको ये समझा रही हैं कि अतीत में आप क्या थे, हुँ, ठीक है? हुँ। अतीत में आप बहुत स्वर्णिम युग में थे, आप स्वर्ण काल में थे, ये था, वो था। अतीत को आप पढ़ना नहीं चाहते। बस आपकी माँ ने बोला है और माँ की माँ ने बोला है। समझ रहे हैं ना आप? हुँ। अतीत को लोग पढ़ना नहीं चाहते। रील्सों के आधार पर इवैल्यूएशन हो रहा है चीज़ों को लेकर। तो वहाँ का जो समाज है, वो कहते हैं हमारी फाइट मतलब होती है, डिस्कशन होती है इस मैटर पे कि हाँ, स्वर्णिम युग आ गया। तो मैं कहती हूँ ठीक है, बस यही तो चाहते थे। व्हेन यू गोइंग बैक? ना, ना, ना। नहीं, वैल्यू अब रुपए की हालत डॉलर की देख लीजिए ना। सबसे बड़ा धर्म तो रुपया है। इकोनॉमी मैटर्स। इकोनॉमी डज़ मैटर्स ऑलवेज़, एवरीवेयर्स, सब जगह। वापस कोई नहीं आएगा। हाँ, वो है और वो नहीं आना चाहते जो बहुत एस्टेब्लिश्ड वहाँ पर अच्छे-अच्छे पोस्टों पर हैं, उनकी कंपनी ही उनको इंडिया में वापस बुलाना चाहती है, वो नहीं आना चाहते। कहते सब कुछ तो ठीक है, पैसा तो दे दो, आबो-हवा कहाँ से दोगे? साफ पानी के लिए कितना आरओ एक्यूआई। करें? एक्यूआई का लेवल देख लीजिए आप, कहाँ से करेंगे? तो इस समय मैं कहती हूँ ना, हम भारतीय बहुत हिपोक्रेट हैं। हमारे यहाँ एक्यूआई वगैरह को मानते हैं कि ये विकास की कीमत हम अदा कर रहे हैं। लेकिन जो विकसित देश हैं, वहाँ तो हमसे कहीं ज़्यादा विकास है, वहाँ ज़्यादा ऑटोमेशन है, वहाँ ज़्यादा लाइफ़ को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट और मशीन्स हैं। तो वहाँ का एक्यूआई क्यों बेहतर है हमसे? और हमारा तो अभी इतना ज़्यादा मशीन और ऑटोमेशन डिपेंडेंट समाज नहीं बना है, हुँ। इसके बावजूद यहाँ का एक्यूआई इतना ख़राब है। तो ये आपको कुछ क्या वहाँ उद्योग धंधे नहीं हैं, कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वहाँ गाड़ियाँ नहीं चल रही, क्या हो रहा है वहाँ? क्योंकि लोगों के लिए ये मुद्दा है कि हमारी हवा और पानी, यहाँ के लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। सरकार आपको वही देती है जिससे जो आप सरकार से माँगते हैं। आपने मंदिर माँगा, आपको मिल गया ना। जिस दिन आपने इतनी बड़ी फाइट पीने के पानी के लिए की होती, एक्यूआई के लिए की होती, उस दिन वो भी उस पर भी इम्प्लीमेंट होगा। मैंने तो देखा भी बीच में कितना ये सब चलता रहा। पिछले सरकारों को ब्लेम कर रहे थे, दिल्ली में कोई करंट उसको आँकड़े, स्टैटिस्टिक और ये सब। क्योंकि ये आवाम के मुद्दे हैं ही नहीं। आप ना आवाम को फ़ीड कर रहे हैं, ना आवाम इतनी अवेयर है, वो अपने बाकी के मुद्दों में लगी हुई है। वहाँ के लोगों के मुद्दे हैं ना ये। हमारे टैक्स का पैसे का क्या कर रहे हो? मैं अभी मुंबई गई थी। मुंबई के हर एक 50 कदम से पहले बैनर लगे हुए हैं। इतने बैनर एक ही जैसे और इतना मैं सोच रही थी इस किस बात के बैनर लगे हैं? मोदी जी और जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति जो सेमिनार होने अच्छा, वाला था मैक्रोन। हाँ, हाँ, मैक्रोन के हुँ। और इतना ज़्यादा था कि जो एक बैनर से काम हो सकता है। ये विदेश से जो डेलीगेट और जो ये आते हैं, ये भी तो देखते होंगे कि इनके मुल्क में तो ये नहीं होता। अभी एआई समिट हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती, दिल्ली को पाट दिया था मोदी जी के बैनर्स से, एआई समिट के बैनर्स से। मैं इट वाज़ सच अ पेनफुल थिंग टू सी कि भाई लोगों के पास पीने का साफ़ पानी नहीं है, इतना पैसा आप इसमें खर्च कर रहे हैं। और ये आपका ही पैसा है। हाँ, टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स पेयर की के पास कोई तरीक़ा नहीं है अकाउंटेबिलिटी का कि वो पूछ सके सरकार से कि हुँ, अपना चेहरा हर जगह थोप करके हुँ। हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ा। आप देखिए उत्तराखंड की हालत अभी इतनी ख़राब है। पहले क्या होता था ना मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ जो मैंने महसूस की इस मंच पे मैं कहना चाहूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि सदियों से हिंदू-मुसलमान एकता बड़ी ऐसी रही है। समाज बँटा हुआ होता है, हमेशा ही, ठीक है? लेकिन पहले क्या होता था ना, पहले जब मेरी बहन की शादी थी ना, तो एहसान भाई का टेंट था, असलम भाई का कुछ और था, उनकी लाइटिंग थी, वो त्रिपाठी जी का खाने का था या फलाना इसका था। आज असलम भाई भी चले गए, आप समझ रहे हैं? आप वो भी चले गए,
तो समाज पहले लोग ऐसे नहीं थे कि दंगे करते नहीं थे, एक दूसरे को मारते नहीं थे, लेकिन आज एक पर्टिकुलर लोगों को पता है कि हम कुछ भी करेंगे तो बचा लिए जाएंगे। ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है। कोटद्वार से आती हैं आप, कोटद्वार चर्चा में रहा है मोहम्मद दीपक जी साहब की वजह जी से, जी। है ना? तो जिन लोगों ने उन पर अत्याचार किया, उन पर हमला किया, वो लोग बचा लिए गए। जो बजरंग दल के गुंडे थे, हम्म उनको वो कैमरे पर दिख रहे हैं, इसके बावजूद अज्ञात कह के उनके लिए जो एफआईआर हुई है हम्म। पुलिस की तरफ से, उसमें उनको अज्ञात दिखाया गया। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ऑल डन बाय गवर्नमेंट। आई मीन ऑफ कोर्स सत्ता में जो है उसका, वो किसको बचाए और किसको स्वाहा कर दे अब तो उन्हीं के हाथ में है ना सब कुछ। जी। पर सबसे लोगों को ये कब समझ में आएगा कि सबसे बड़ा जो पावर होती है ना वो वोटर के हाथ में होती है। उसके अंदर बहुत ताकत होती है। हम, मतलब ये पावर मैंने बाहर जाकर महसूस की कि वही आदमी जो अभी 4 महीने पहले अल्बनीज़ी को पसंद कर रहा था, अगर उसकी पसंद का काम नहीं हुआ तो कहता है अभी अगली बार देखेंगे। तो वहाँ पर लोगों को यकीन है कि वो जिसको वोट डाल रहे हैं उसी को पड़ेगा। हाँ, ये इतनी तो हाँ, ठीक चीज़ें हैं। हाँ, और वहाँ उसको ये पर। भी पता है कि अगर मैं विरोधी हूँ सरकार की हुँ, नीतियों का, हुँ। तो मेरा वोट काट नहीं दिया जाएगा, एसआईआर करके मेरा नाम अलग नहीं किया। नहीं, नहीं, क्योंकि अ, वहाँ तो इतने सारे लोग, आपने बताया कि 200 से ज़्यादा आपकी जो स्टडी है, हाँ, तो वहाँ तो मतलब जो 200 मुल्कों के लोग लोग सोचिए मेलबोर्न माइग्रेट अकेले है। में रहते हैं। तो सोचिए सब अपनी विचारधारा, अपने कल्चर, अपने सिस्टम, अपने साथ वैल्यूज़ के साथ उस मुल्क में आए हैं और एक छतरी के नीचे हम रहते हैं। लेकिन सिस्टम इतना वो भी ना इनबिल्ट, हम लोग, हमारा एक वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं ऑज़ी सारे लोग, वी आर कॉन्स्टिट्यूशनली इम्यून पर्सन। ओके। हुँ, जैसे मैं बोलती हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि रुचि इज़ फुली कॉन्स्टिट्यूशनली इम्यून पर्सन। हुँ। तो हम ये यूज़ करते हैं इस और टर्म्स को, अभी स्लैंग को। आपने अपना इंडियन पासपोर्ट भी गिव अप नहीं किया है, नहीं, मैं नो, इसके बावजूद। नहीं। आप ऑसी लॉज़ में इतनी प्रोटेक्टेड फ़ील करती हैं। हाँ, अच्छा महसूस करती हूँ। और जब मैं उस कंट्री को अपना टैक्स दे रही हूँ और मेरे पति भी, हम हायर टैक्स पेयर, अच्छे टैक्स पेयर में से आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो होते हैं, हुँ, वहाँ का मज़दूर भी कर रहा है अपने इनिशिएटिव। लेकिन हम ये क्वेश्चन करते हैं कि जो हम टैक्स दे रहे हैं, वहाँ पर भी भारतीय टैक्स चोरी में आ गए हैं, हाँ, बहुत तबीयत से। अच्छा। हो, सबसे ज़्यादा। इसमें चाइनीज़ भी हैं दूसरे नंबर पे। हाँ, तो अच्छा, तो अब अगर मैं टैक्स दे रही हूँ, तो मेरा उन टैक्स से क्या होता है? उन टैक्स के पैसों से सरकारी अस्पताल बनते हैं, जिसमें मेरे बच्चे पैदा हुए। बिल्कुल 5 स्टार जो है फैसिलिटी मिलती है वहाँ पर, ठीक है? उन टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट स्कूल चलते हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। उन टैक्स के पैसों से सड़कें चल रही हैं जहाँ एक गड्ढा नहीं है। हुँ, यहाँ पर गाड़ियाँ खराब क्यों होती हैं? क्योंकि सड़कें खराब हैं। हुँ, तो उन टैक्स के इन्हीं पैसों से तो हमने लिए अच्छा करना था ना, तो वो सरकार कर रही है, तो हमें मलाल भी नहीं है इस चीज़ का कि टैक्स का पैसा जा रहा है। लेकिन वहाँ भी भारतीय क्या होता है ना, हमारी एक आदत है, जब तक हम मजबूर हैं तब तक, अरे हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, और जैसे ही वंस वी बिल्ड द पावर, नहीं, हुँ, हम तो स्वर्ण युग के वासी हैं। हुँ। तो वहाँ पर भी टैक्स को लेकर कैश का कल्चर नहीं था वहाँ पर। चाइनीज़ और भारतीय लेके आए कि चलो आधे कैश दे दोगे तो हो जाएगा। ओह! अच्छा। हुँ, तो अंडर इनवॉइसिंग क हुँ, चल रही है वहाँ पर। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, तो बस यही है हाँ। चीज़ें। एक महिला होने के नाते मैं इसलिए भी आपसे बात कर रही हूँ ये वाली कि उत्तराखंड में बहुत सारे दर्दनाक वाक़ये हुए हैं महिलाओं के बलात्कार और हत्या हुँ, के। अंकिता भंडारी का हुँ, मामला है और भी कई मामले हुँ, हैं, हुँ, जिसको लेकर के समाज उतना द्वेलित नहीं है, हुँ, जितना वो किसी दाढ़ी टोपी वाले की एक दुकान को देख कर के जिसमें बाबा लिखा है, दुकान का हुँ, नाम बाबा है, जबकि बिल्कुल। बाबा अरबी फ़ारसी का लफ्ज़ है, हुँ, लेकिन उनको ये लगता है कि बाबा पर हिंदू धर्म का एक अधिकार है। हुँ। तो ये जो फ़र्क है, आप महिला हैं, अ, दलित समाज से आती हैं और मेलबर्न और भारत का जो कॉन्ट्रास्ट है, वो आपने कैसे फ़ील किया? हाउ सेफ यू फ़ील हियर एंड देयर एज़ अ फीमेल और एज़ अ एज़ अ फीमेल? दलित फीमेल एज़ अ दलित फीमेल एंड एज़ अ फीमेल इन जनरल? हाँ, देखिए कहते हैं ना पता नहीं किसी फ़िल्म का डायलॉग है या कहीं किताब में पढ़ा था कि जातियाँ सिर्फ़ पुरुष के लिए होती है, महिलाएँ तो हर तबके में दलित ही होती हैं, है ना? तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो पिछले 1 सालों में मैंने तो उत्तराखंड में कोई भी अच्छी खबर नहीं सुनी। एक खबर थी दीपक वाली जो आई, हुँ, बाकी तो नहीं थी।
और जाति की जहाँ तक है तो वो तो जाति तो कभी नहीं जाती। वहाँ पर भी अगर जैसे पहाड़ का भी एक समाज है वहाँ पर, उत्तराखंड सोसाइटी जो मतलब होंगे, अच्छा। बहुत अच्छे लोग भी हैं उसमें, बहुत प्यारे भी हैं। लेकिन क्योंकि हाँ, वो मैं मुझे ना कभी-कभी उन पर गुस्सा भी नहीं आता। मुझे लगता है वो लोग इनबिल्ट ही ऐसे हैं, ऐसे ही तो कल्चर से पैदा हुए, बड़े हुए। तो वो कभी-कभी नाम बोलना भी पूछ भूल जाते हैं। लोग यही पूछ लेते हैं कि और तुम्हारी जात क्या है? ऐसे? हाँ, हाँ। ऑस्ट्रेलिया में? हुँ। मेलबोर्न में? सीधे जाति पूछते हैं, नाम नहीं पूछते हैं? कुछ अब मैं सबके नहीं पर कुछ है हाँ, समाज, हाँ, सभी जगह हाँ। है। जैसे निर्मल जी मेरे हस्बैंड जी काम करते थे एक जगह बहुत पहले, तो उनका जो वो था, वो उसने बोला कि आज तो ब्राह्मण है, तो उस दिन वो पैर छू रहा था। कोई कोई फेस्टिवल था कि नहीं, नहीं, नहीं आज तो पूरे टाइम आप शोषण कर रहे हो, हुँ, हुँ। लेकिन एक पर्टिकुलर डे ब्राह्मण के पैर छू रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ें, ये विविधताएँ देखने को मिलती हैं। और स्त्री होने पर जहाँ तक है तो आपको पता है मैं ज़्यादातर जो वॉक करती हूँ ना, वो रात को 11 बजे करती हूँ, 10 बजे। मुझे बहुत इतना सेफ कंट्री है वो, इतनी सिक्योर कंट्री है। धीरे-धीरे वहाँ भी क्राइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसीलिए वहाँ का जो समाज है वो माइग्रेशन को लेकर भी, क्योंकि ज़्यादातर डन बाय द हुँ, आउटसाइडर, जो हुँ, माइग्रेटेड पीपल थे, हुँ, उन्होंने क्राइम को किया तो लोगों ने थोड़ा टारगेट किया। लेकिन स्टिल ब्यूटीफुल कंट्री, नाइस, अच्छी है, स्त्रियों के लिए बहुत सेफ है। आजकल बहुत रील्स आ रही हैं जो मैं देख रही हूँ भारत की महिलाएं भारत के अलावा हर मुल्क में जैसा लगता है सुरक्षित हैं। हुँ, लोग दुबई की भारतीय हिंदू महिलाएं रील्स बना के भेज रही हैं कि देखो रात के 12 बज रहे हैं हुँ, और मैं इस सड़क पर हूँ और मैं अकेली हूँ हुँ, और मैं ऐसे रोज़ बाहर निकल सकती हूँ हुँ, और यहाँ सबसे ज़्यादा सेफ्टी है भारतीय महिलाओं की और ये एक इस्लामिक कंट्री है। हुँ, तो इसलिए मुझे लगा कि ये क्या बात है। हालांकि क्राइम थोड़ा बहुत हर समाज में बढ़ा हुँ, है, हुँ, ऑस्ट्रेलिया में भी बढ़ा होगा, हुँ, यूके में भी हुँ, बढ़ा हुँ, है, न्यूयॉर्क में भी बढ़ा है, हर जगह हुँ। हो रहा है। स्त्री को लेकर ना मैं बताऊँ उस पर एक बड़ा एनालिसिस होना चाहिए। भारत भारत समाज में ना स्त्री को लेकर जो हौवा है ना, हुँ, देखिए होता क्या है कि एक लड़की को बोला जाता है कि आप इतने नहीं था, एक रील भी बड़ी फेमस हुई थी कि जब मैं 10 साल की थी तो माँ ने बोला किसी लड़के से बात मत करना। जब मैं 15 साल की थी तो माँ ने बोला किसी लड़के से बात मत करना। 20 साल की थी तो बोला लड़के से बात मत करना, और जब 22 साल की थी बोला कि कोई लड़का नज़र में हो तो बताना। हुँ, मेरा बेटा हर दिन एक लड़की के साथ स्कूल जाता है और स्कूल आता है, छोटा हुँ, वाला भी। हुँ, वहाँ अक्सर आप देखेंगे कि एक पुलिस वाला लड़का है तो उसके साथ एक फीमेल खड़ी है। सा क्योंकि स्त्री-पुरुष का भेद इतना ज़्यादा है कि जो पुरुष समाज है ना यहाँ का, बचपन से ही लड़की के साथ कम्फ़र्ट नहीं हो पा रहा है। और जब भी उनको मौका मिल रहा है, तो वो उसको समझ समझ नहीं पा रहे हैं। हुँ, उनको लग रहा है सब कुछ मौका ही है लाइफ़ में। हुँ, जबकि स्त्री-पुरुष के रिश्ते को कितना कम्फ़र्ट के स्कूल भी तो काम नहीं कर रहे इस पे। जी। स्कूल भी तो काम नहीं कर रहे हैं ना। हुँ, स्कूलों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो जो बच्चा, एक लड़का और एक लड़की क्लास में बैठे हैं, उनको कम्फ़र्ट करें एक-दूसरे को लेकर। मेरा बेटा अभी जो सेकेंडरी में गया है, वो फूड टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है। कि किचन आना ही चाहिए आपको। हुँ, अगर मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, अगर तुम्हें 2 रोटी खाने के लिए अगर तुम्हें वेट करना पड़ा है कि वो आएगी और पकाएगी, तो बेटा ये डिग्री-विग्री किसी काम की होनी नहीं है ज़िंदगी में फिर। डिपेंडेंसी। यस। तो हमारा स्कूल इसमें नहीं काम कर रहा है, और थोड़ा कर भी रहा होगा, लेकिन अब तो मैं बच्चों से बात करती हूँ ना, हुँ, मैं आती हूँ यहाँ पे तो हुँ। जानना चाहती हूँ कि जो परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी क्लास में जो लड़कियाँ आज भी माँ बोलती हैं कि लड़कों से बात मत करना। टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू रियली। क्योंकि माँ जानती है कि बेटों को इस तरह नहीं पाला-पोसा जा रहा है कि महिला उनके साथ सुरक्षित हो। एग्ज़ैक्टली। ये भी एक ये वजह है। है। बिल्कुल, बिल्कुल, सुरक्षा एब्सोल्युटली। का जो सवाल है उसने सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर रोक लगाई है। हुँ, इसलिए नहीं कि वो पिछड़ा रखना चाहते हैं माँ-बाप, इसलिए कि महिला को सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने ओवरऑल समाज तो ठीक किया नहीं तो हुँ, फिर अपने बेटी को ही आप दबाएँगे, पीछे ढकेलेंगे। क्योंकि आपने समाज में तो कंट्रीब्यूट नहीं किया ना समाज को एज़ सच सुरक्षित बनाने के लिए।
आपने हम सब लोग तो इसमें ज़िम्मेदार हैं ना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस दौर में अगर समाज को सुरक्षित करना है और स्त्रियों को सुरक्षा देनी है, तो पहली ज़िम्मेदारी तो मेरी है कि मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं उनको ठीक करूँ, ताकि एग्ज़ैक्टली, लड़कियाँ सुरक्षित घूम सकें। एग्ज़ैक्टली। तो अगर आपने पैट्रियार्कल नॉर्म्स बेटे में डाले हैं हुँ, और ये बताया है क्योंकि तुम मर्द हो सिर्फ़ इसलिए, चाहे तुम कितने भी बेवकूफ़ और बदतमीज़ हो, हुँ, हुँ। तुम इसलिए सुपीरियर हो। तो ये वाला ज़रूरी है ना ये हाँ, बात समझना और कि ये मुझे लगता है कि माँ-पिता, समाज, दादा-दादी, परिवार की सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों पे नज़र रखें और देखें कि उनकी ग्रोथ कैसी है, उनकी संगति कैसी है, किस तरीके के विचार उनके मन में हैं, और तभी जाकर समाज जो है लड़कियों के लिए सुरक्षित होगा। ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जी बिंदु पर बात की है और मैं इस पे एग्री हूँ। हुँ, किस ऐसे मैं खुद वर्कआउट कर रही हूँ कि मेरे हाँ, बेटे इस मैं तो कहती भी हूँ कि मैं चाहती थी हमेशा कि मेरा एक बेटा हो, ताकि मैं एक परवरिश कर सकूँ और बता सकूँ कि बेटे ऐसे भी पाले जा सकते हैं। यस। तो ये हाँ, आपका सोशल प्रोजेक्ट भी है, हाँ, एग्ज़ैक्टली आपके हाँ। बेटे। और ऊपर से मैं अच्छे मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें बहुत हेल्प कर रही है। बहुत वहाँ की जो स्कूलें इतनी अच्छी हैं, जो मैंने आपको बताया कि बच्चे ही आपको आईना दिखा देते हैं हुँ। कभी-कभी। हुँ। ये जो बात हम लोग कर रहे हैं समाज वाली, सोसाइटी वाली, इसमें तो हम सब लोगों को, तो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, हर भारतीय को सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं। एक चीज़ और है, हमारा जो सोशल बिहेवियर है, उसको लेकर के हम कॉन्शियस नहीं हैं। हुँ, यानी कि घर में हुड़दंग नहीं करेंगे, बाहर बाहर निकल के हुड़दंग करेंगे। ये जो सारे डीजे बजा करके, अभी डीजे का इतना बड़ा आतंक हो गया है कि हर हिंदू फेस्टिवल को डीजे से जोड़ दिया गया है। और डीजे मतलब 2 महीने की बच्ची की डेथ हो गई डीजे की आवाज़ से। किसी इतना खतरनाक है इतना वो। कोई खतरनाक है। बीमार है, किसी को हाँ, माइग्रेन हाँ, है, एक कोई बुज़ुर्ग की भी हाँ। डेथ हो गई डीजे की वजह से। एक कॉमिकल है कि कहीं से गुज़र रहे थे डीजे बजाते हुए, कोई शोभा यात्रा थी हुँ। जैसी चीज़ थी, वहाँ मधुमक्खी के छत्ते से वो निकल आईं और सबको काट लिया है। तो वो उसकी रील भी चल रही है कि मधुमक्खियाँ डीजे की वाइब्रेशन से परेशान होकर के, हाँ, ये हाँ, बिल्कुल ये हाँ। साइंटिफिक बात है ये। हाँ, तो वो चेहरे एकदम चेहरे बिगड़ गए हैं और तबीयत ख़राब हो गई। हुँ, कि कोई सोसाइटी अपने पब्लिक स्पेस में काम, क्वाइट, वेल बिहेविंग कैसे बनती है? भारत की सोसाइटी में इसको कैसे ख़त्म किया जा रहा है? हम जब बड़े हो रहे थे, डीजे नहीं था ना तब, ना, 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 है डीजे ना? नहीं था तो बिल्कुल। कांवड़ होते होंगे, हमें हुँ, पता भी नहीं चलता हुँ। था अरे और उनके बाप लिए रे! श्रद्धा आती थी हाँ, मन में कि ये लोग कुछ तपस्या कर रहे हैं। जी, जी। अभी श्रद्धा नहीं आती, या तो डर लगता है या ये लगता है इनसे बचो। सब कुछ कमर्शियलाइज़ हो गया है, पहली बात। जब आज से पहले जब हम केदारनाथ जाते थे, मैं तो 20-25 साल पहले गई थी, तो हमारे जो पेरेंट्स थे, उनको कहते थे कि शोर मत मचाओ, हुँ। प्रकृति अफ़ेक्ट होती है इससे, पहाड़ वो होते हैं। आज जब कपाट खुलते हैं तो ड्रम, ढोल जाता है और इतना, और ऊपर से तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी होती ही है वहाँ पर। हुँ, तो हमने अपनी हेरिटेज को जो नुकसान पहुँचाया है ना, हुँ, हिंदू जागने के उसमें, हुँ, इससे पहले वो पहले कभी नहीं हुआ था। हुँ, जी। हालत इतनी ख़राब है, आप देखिए कि मैं अपने जो परिवार के बच्चे हैं, जब भी आती हूँ मैं उनके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो मेन वो है ना, वो बच्चे हैं। हुँ, तो मैं अपने सारे जो परिवार के बच्चे हैं उनको बुलाती हूँ, अपने पास बिठाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। और मैं जैसे बनारस में भी है, तो मैंने देखा कि रामनवमी पे किसमें एक दिन मैं गई थी उस दौरान, तलवारें निकाल के, और मतलब आप, अगर आप चलो निकल नहीं सकते वहाँ से, इतना डरावना माहौल हो जाता है, इतनी इतनी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं अपने बच्चों को, मैं क्या कर सकती हूँ? गवर्नमेंट का सपोर्ट है ना, हम तो अपने ही समाज को, अपने लोगों को, इकाई तो वही है जो मेरे मेरे उसमें आएगा, मैं तो उन्हीं को सब, मैंने कहा बेटा अगर मैंने कभी, आप कभी भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन कीजिए, फाइनेंशियली हो, कुछ हो, आप हुँ, पढ़ना चाहते हो, कोई अवरोध हो मेरे को, लेकिन अगर मैंने आप में से किसी को भी इस हुड़दंग में, हुँ, इसमें देखा, मुझे बहुत दुःख होगा और मेरी तरफ से आप रिलेशनशिप ब्रेक समझना। तो हुँ। इस मामले में मैं अपने परिवार के, अपने समाज के लोगों को समझाने में तो सफल रही। इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा शिवा जी। हुड़दंग का हालत ये है कि एक नॉर्थ ईस्ट के नौजवान को उसके ही कॉलेज मेट्स ने उत्तराखंड में मार दिया। जी, उसके जी। फादर बीएसएफ में देश की सेवा कर रहे, उसको मार दिया। ये क्या, और वो कहता रहा आई एम एन इंडियन। तो भारत के लोग, भारत के ही लोगों के साथ जो भारतीय हैं, उतने ही भारतीय हैं जितना कोई भी है।
उसको मार दे रहे हैं। तो ये जो एक ज़ीनोफ़ोबिया है कि जिसके नैन नक्श हमारे जैसे नहीं हैं, अगर मंगोलियन फ़ीचर्स हैं या द्रविडियन फ़ीचर्स हैं, तो आप उनको मान लेते हैं कि हम में से नहीं हैं। ये भारत की जो रेसिस्ट मेंटालिटी है, ये उसको दर्शाता है। तो आप ना भी हो आपकी तरह तो कोई मार दोगे क्या? यही तो मतलब अगर वो नहीं भी हो, अगर वो चाइना का भी है, हू हैज़ गिवन यू राइट टू मतलब क्या चल रहा है ये सब? ना दिखता हो आपकी मैं तरह तो? मैं ये सोच रही हूँ कि आपके शहर में मेलबर्न में 200 नेशनैलिटी के जो लोग रहते होंगे, वो सब अलग-अलग तरह के दिखते होंगे। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वहाँ आपको सबके लिए सॉरी, थैंक यू, प्लीज़ का कल्चर दिखता है वहाँ? है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊँ, मैं बात कर भी रही थी अपने एक मित्र से कि जैसे सॉरी, थैंक यू ना, वो जब सॉरी भी बोलते हैं ना, हुँ, तो बहुत हृदय से बोलते हैं, ठीक है? अगर मैंने वाक़ई में कोई गलती की ना और मुझे अपने बात से सॉरी बोलनी है, तो मैं सॉरी नहीं बोलती, मैं कहती हूँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो जो शब्द है ना, हुँ, क्योंकि वो मेरी भाषा है, हिंदी मेरी प्रेम की भाषा है। मुझे गुस्सा भी आता है ना, तो मेरी गाली भी हिंदी में ही निकलती है, हुँ, क्योंकि हम हुँ। वी ट्रेन्ड बाय दैट वे। येस। तो वो जो ये सब सीख लिया है। वो भारतीय जब मिलते हैं दे आर सो से मैं होली में यहाँ थी, मैंने उनको बोला सबको ग्रुप में कि भई ऐसा है कि पानी लास्ट में करना पहले तो वहाँ नियम होते हैं कुछ। देखिए होली वहाँ भी होती है, भारतीयों की होती है, हुँ, ग्रुप में सारे लोग आते हैं लेकिन वहाँ नियम होते हैं, लिख दिए जाते हैं कि हर्बल कलर यूज़ होगा, हुँ, जो प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी एंड ऑल दैट। आप हुँ। पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते, अच्छा, सूखा। बिना पूछे किसी पे रंग नहीं लगा सकते, हुँ, ठीक है? मतलब इजाज़त जिसको हुँ, कहते हैं, हुँ, अनुमति। हुँ, वो सब कुछ सीख लिया है भारतीयों ने। पर वही भारतीय जब यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले तो पानी की बाल्टी डालते हैं वो बिना पूछे किसी स्त्री पर, तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी फिर? हुँ। अम, होली जो है हर साल जो रील्स आती हैं होली की, उसमें वो मॉलेस्टेशन का त्योहार बनता चला जा रहा है। इस बार भी आई हैं, कपड़ों के अंदर हाथ डाल कर के ग्रोपिंग हो रही है, ये सब हो रहा है। तो और ये फुल पब्लिक व्यू में होता है। एक समाज इसको टॉलरेट करता है। अगर जो 10 लोग देख रहे हैं ये होते हुए, वो उसमें मज़ा ना ले कर के उसको 2 थप्पड़ लगा दें, ऐसा करने वाले को, तो वो रुक सकता है। ये जो पब्लिक स्पेस में बेहूदगी करना है, वल्गैरिटी करना है, ये भारत में कॉमन होता चला जा रहा है। अभी तो मैंने ये तो आपने एक बात कही, भारत एक ऐसा देश भी है, जहाँ पर बलात्कार के वीडियो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। हम गर्त और गर्त में ही चलते कितनी बड़ी बात है। मतलब किसी औरत को आपने बिना उसके इतना बुरी तरीके से मालिश अब इस पर एक्शन क्या हुआ दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। होता है, समाज विभ्रंश है, पुरुष ऐसे ही हैं, लेकिन उस पर एक्शन क्या हुआ? ये अब जैसे जो उत्तराखंड में जो पिछले विगत सालों से दुनिया भर की उस पर हम तो वेट ही कर रहे हैं ना कि सरकार ने क्या एक्शन लिया, हुँ, क्या हुआ? ताकि सोसाइटी को एक स्वरूप देने जब जब एक खुली छूट मिल जाती है ना आपको, हुँ। वो ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है। एक बड़ा अहम सवाल भारत में इस समय है नेशनलिज़्म का, राष्ट्रवाद का। तो जो डायस्पोरा है ऑस्ट्रेलिया में, भारत के लोग हैं, वो नेशनलिज़्म के सवाल को किस तरह देखते हैं? क्या वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उनका एडॉप्टेड कंट्री है, वहाँ पर उनका राष्ट्रवाद ऑस्ट्रेलिया के लिए है या वो अब वहीं रहेंगे लेकिन भारत के लिए वफ़ादार रहेंगे? क्या रहता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में ये बात बिल्कुल अलग इसलिए भी है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग तो माइग्रेटेड ही हैं। कोई ना कोई किसी मुल्क से आया ही है, ठीक है? मैं कुछ लोगों को ऐसे जानती हूँ, जिनके पास सिर्फ़ ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, ठीक है? लेकिन उनका दिल इंडिया के लिए धड़कता है, उनको रहना यहाँ है, उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ है, उनका सब कुछ ये है। इसका मतलब वो कभी न कभी बाहर से वापस इंडिया आएँगे तो इंडिया में अपने लिए वो आराम पैदा कर रहे हैं। हाँ, एक कम्फ़र्ट ज़ोन कि हम कल वापस आएँ। लेकिन क्योंकि भारत जो है डुअल नेशनैलिटी को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो इतना आसान भी नहीं है। उनको लगता है बहुत सारे लोग हैं जो ये जो राष्ट्रवाद है ना, ये आज का जो राष्ट्रवाद है, वो क्रिएट किया गया है बाय पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी व्यक्ति मतलब जिस अब हिंदुइज़्म ही आज का राष्ट्रवाद मतलब? आज का राष्ट्रवाद मतलब जो जो पॉलिटिकल पार्टी ने आपको क्रिएट कर दिया है, जैसे जैसे हिंदुइज़्म जो आज का है।
हिंदुत्व। हिंदुत्व की जो चीज़ें हुँ, हैं, तो वो मुझे लगता है कि अगर वो जो हिंदू जो सनातन है उससे बिल्कुल मतलब सब कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी करेगी वो ही हिंदू धर्म है, ऐसा तो नहीं है। राष्ट्रवाद की भी जो देखिए मैं भारत से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हर साल आती हूँ, मैं घूमती हूँ, मैं बहुत लेकिन मैं भारत के क्या प्यार करती हूँ? क्या मैं हिमालय से प्यार करती हूँ कि मैं गंगा नदी से प्यार करती हूँ कि मैं मंदिरों से प्यार करती हूँ? मैं भारत के लोगों से प्यार करती हूँ। भारत क्या है? भारत के लोग ना, तो लोग पहली इकाई है, पहले हैं मेरे लिए। अगर वो अफ़ेक्ट होगा, तो फिर मैं कैसे प्यार करूँगी? इसीलिए लेकिन आज का जो राष्ट्रवाद है, वो क्षेत्र से रिलेटेड है, ओके। कि मेरा क्षेत्र है, मेरा ये है, मेरी मंदिर, मेरा वो। आप समझ रहे हैं ना? हुँ, उत्तराखंड वाले उत्तराखंड। तो जो ब्रॉड वर्ज़न था राष्ट्रवाद का, हुँ, वो अब नहीं है। हुँ। अब क्राइटेरिया में बंधा हुआ है, ख़ासकर हाइजैक बाय द पॉलिटिकल पार्टी। हम भी राष्ट्रवादी हैं, मैं भी लेकिन राष्ट्रवादी जो पॉलिटिकल पार्टी वाली राष्ट्रवादी नहीं। हुँ। अब 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 लोग ये कहते हैं कि नेशनलिज़्म जो है वो एक बहुत पुराना दकियानूसी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि माइग्रेशन तो इस दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है इस हाँ, समय। हर देश के लोग दूसरे देशों में माइग्रेट कर रहे हैं। जी, ख़ासकर भारत के लोग सबसे ज़्यादा लाइन लगाए हैं, बिल्कुल, हर भारत छोड़ने की लाइन जी, जी, लगाए हैं। जी। ऐसे में राष्ट्रवाद से चिपक के रहने का क्या मतलब है, हुँ, जब आप भारत में रहना नहीं चाहते, हुँ, लेकिन भारत में जो बुराइयाँ हैं, हुँ, जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, हुँ, उसके लिए आप नॉस्टैल्जिक हैं। हुँ, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। हुँ, जाति बनी रहे, दहेज बना रहे, हुँ, पितृसत्ता बनी रहे, हुँ, मर्दवाद बना रहे, करवा चौथ और भाई दूज और और भी समाजों हुँ, में, जिन हुँ, समाजों में जिस तरह की भी चीज़ें हैं, मुसलमानों में बहुत सारे मुसलमान हुँ, पुरुष 3 तलाक को सपोर्ट कर रहे थे, हुँ, है ना? हुँ, तो 3 तलाक या बहुपत्नी हुँ, या इस तरह की चीज़ें बनी रहें, उसका हुँ, जस्टिफिकेशन ढूँढते रहते हैं। हुँ। एक ऐसी सोसाइटी जो बाहर जाने के लिए, देश छोड़ने के लिए आतुर है, देश को उसी तरह का घटिया बना के रखना चाहती है। मुझे लगता है दीदी आप मुझे लगता है कि लोग एनआरआईओ से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ़ ऐसे बाहर हैं, जैसे एक सैनिक सियाचिन में लड़ रहा है। वो हुँ, नौकरी करने गया है वहाँ। हुँ, उसको पैसे मिल रहे हैं। वैसे भी कोई भी सैनिक कोई कितनी भी बात कर ले, वो कमाने के लिए सेना में भर्ती होता है, मरने नहीं जाता। ठीक है? उसी तरीके से जो ख़ासकर जो एनआरआई हैं, वो वहाँ पैसा कमाने गए हैं, एक अच्छा जीवन लाइफ़स्टाइल करने गए हैं और उसके बाद मैं कभी-कभी जब बिहार के किसी व्यक्ति से मिलती हूँ, उसके अंदर मुझे ज़्यादा समझ आती है। मैं कभी-कभी उन समाज में बैठती हूँ, मुझे लगता है, अरे बाप रे! ये देखो, ये दे हैव नथिंग उनके पास कोई विज़न नहीं है। अपने देश में आप एक लोकतांत्रिक एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके बाहर होने के बावजूद आपके साथ मज़बूती से खड़ा है कि कहीं आपको माइग्रेटेड होने की वज़ह से कोई लिंच ना कर दे। और आप भारत में ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, जो लिंच कर रही है। तो मैं तभी तो कहती हूँ कि वहाँ हम आप लिबरल हैं। हाँ, हाँ, जी, जी। वहाँ आपको लिबरल पार्टी चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ आप राष्ट्रवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक क्राइसिस और है, जो नॉस्टैल्जिया है, जो हुँ, सबसे बड़ी शायद धरोहर है हुँ, विदेश में बसे भारतीयों की। उस नॉस्टैल्जिया में जो उनका व्यू है भारत का, हुँ, दैट इज़ लिमिटेड टू देयर शहर, देयर मोहल्ला, देयर स्टेट। अगर नॉर्थ ईस्ट के किसी इंडियन की ह्यूमन राइट्स वायलेट होता है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो बिहार से आता है हुँ, हुँ, या वो मध्य प्रदेश से आता है। हुँ, तो ये जो ट्राइबलिज़्म है भारत का, हुँ। इसको ही हम नेशनलिज़्म कहने लगे। एक हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत ये है। हुँ। बिल नेशन क्या है? नेशन आपका देश है जहाँ आपकी भाषा बोली जाती है, बस उतना? अ, या नेशन वो है जो कार्टोग्राफ़ी है, जो मैप है भारत का, हुँ, और उस नेशन की हर चीज़ को आप वैल्यू करते हैं। हुँ। तमिल राइट्स को भी वैल्यू करते हैं, केरल के लोगों को भी वैल्यू करते हैं, या सिर्फ़ आप अपने मोहल्ले में जो दाल मंडी है हुँ, बनारस की, हुँ। उसको आप वैल्यू नहीं, करते तो हैं? वही तो मैंने तो कहा ना ट्राइबलिज़्म है। हाँ, ये ब्रॉड वर्ज़न घटता जा रहा है ना, जो ब्रॉड वर्ज़न था ना, ये घटता, 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 सिमटता अब कुछ दिनों में ये व्यक्ति केंद्रित भी हो जाएगा, व्यक्ति के क्षेत्र केंद्रित भी हो जाएगा। नहीं तो ये अब तो आप एक तरफ तो आप कहते हो कि वसुधैव कुटुम्बकम उससे ज़्यादा झूठ तो कुछ नहीं है। भारत में भारत के और लोगों कितनी लोग अच्छी बात है लोग वेलकम नहीं किए जा रहे अच्छी हैं। बात है ना, हाँ। अगर आप ब्रॉड वर्ज़न में देखें, तो कितनी खूबसूरत बात है, बट आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो ये आपका दोष है। साउथ इंडिया के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, कश्मीर के लोग, ये सारे
वर्जित हैं एक तरह से, या एक कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ़ जीते हैं अपने देश की राजधानी में। अब दीदी क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। होता क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका इतिहास कितना है? 200 साल पुराना, हुँ, उससे भी कम, हुँ। है ना? जो कॉलोनाइज़्ड हुई। भारत बहुत पुराना देश है। इसको बहुत जल्दी किसी कंक्लूज़न से पे पहुँचने से पहले, इसीलिए मैंने अपने आप से कमिटमेंट की कि मैं हर साल अपने जो एनुअल लीव में से जो 4 हफ्ते हैं, वो भारत के हर एक राज्य को देखूँगी और समझूँगी और जानूँगी, तब जाकर किसी चीज़ पर पहुँचूँगी। क्योंकि भारत का हर राज्य अपने आप में एक देश है। बिल्कुल, भाषा, बोली, कल्चर है खाना। पूरा। मैं रामेश्वरम गई, मुझे लगा मैं किसी और कंट्री में आ गई, हुँ, क्योंकि वहाँ हिंदी तो खत्म थी, अंग्रेज़ी भी नहीं लिखी हुई थी, तो मैं तो ट्रबल में आ गई। हुँ, हाँ, पर थोड़ा अच्छी बात है कि पैसा एक जैसा है तो सब समझते हैं। हाँ, तो इसको समझना बहुत, और किसी कंक्लूज़न पे पहुँचने से पहले बेहतर है कि मैं और जानूँ। वैसे भी तो मैं ज्ञान मार्गी हूँ ना। हुँ। आपके बच्चों के लिए आपने कैसा भविष्य सोचा है? वो भारत में रहेंगे? आप भारत से इतनी जुड़ी हुई हैं, हर साल आती हैं, भारत को बेहतर समझने की कोशिश करती हैं, बच्चों को समझाती हैं, तो बच्चे भारत में रहेंगे? मैं जब आते हैं तो मेरा बेटा जब बनारस में जब नाव में बैठता है, किसी ज़माने में हम आते थे तो हाथ वाली नाव, अब तो सारी वहाँ मोटर वाली घूँ, 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 घूँ सब। अब तो मैंने अवॉइड भी कर दिया है जाना। तो जाती थी तो मैं उनको कबीर के बारे में बताती थी, है ना? कि देखो ये हुँ, कबीर हैं, जो जिन्होंने धर्म को क्वेश्चन समझा। हाँ, रिलीजन इज़ अ क्वेश्चन नॉट एन हुँ, आंसर, एक यस, वर्ड है ना ये। हाँ, तो वो है, उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये वो बनारस है जहाँ पर बिस्मिल्लाह खां सा गंगा के जल से जी, ज़ूम करते थे। ये हुँ। दीदी भारत बहुत प्यारा है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं बाहर रहती हूँ तो देश प्रेम है। हाँ, हम इसलिए बोलते हैं कि वो जो प्यारापन है ना, वो बरकरार रहे। बनारस बहुत आता है आपकी बातचीत में, जी, और बनारस वो भाग्यशाली शहर है हुँ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भेजता है। जी। बनारस मेरा ससुराल है हुँ, और घाट के पास ही मेरा घर है। तो मैं भी कुछ दिनों पहले बनारस के बहुत अच्छे जो उनकी किताब है आग और पानी, जिन्होंने हुँ, व्योमेश शुक्ल जी, हुँ। उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बनारस को डिस्क्राइब किया है, इतना शानदार तरीके से, कि मैं उनसे मिल के आई और मैंने उनसे कहा कि विकास का जो मॉडल है ना, नई चीज़ों को एडप्ट करने के लिए पुरानी हेरिटेज को ख़त्म करना मूर्खता है। आप नई चीज़ करते हैं, कोई बात नहीं है। अगर छोटी है, क्योंकि बनारस इस समय ओवर क्राउडेड है। बनारस ब्ला अच्छा। मैं निकल नहीं सकती घर से। इतनी हालत ख़राब है बनारस की इस वक़्त। टूरिज़्म इतना ज़्यादा आ गया है और एडवर्टाइज़मेंट इतना ज़्यादा हुआ है ना, हुँ, जो जैसे उत्तराखंड है, हुँ, ब्रांडिंग इतनी ज़बरदस्त हुई है 4 धामों की, कि हुँ, बाकी कुछ हो ना हो, टूरिज़्म है। हुँ। तो तो हाँ, बनारस ओवर क्राउडेड हुँ, हुआ, हुँ। जिसकी वज़ह से अरे बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ करनी पड़ती है जिस जगह पर। तो क्यों? क्योंकि ओवर क्राउडेड हो गया है ना, आपने तो एडवर्टाइज़मेंट कर दिया, इनवाइट कर दिया, ब्रांडिंग कर दी, लेकिन आपने तो ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं है ना। कैसे? लोग ज़्यादा हो गए, रोड़े तो वही हैं। आप ये कह रहे हैं इतना टूरिस्ट आ जाता है कि लोग सड़कों पे निकल नहीं पा रहे हैं बनारस के, बिल्कुल और नहीं। स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। स्कूल बंद करने पड़ते हैं, इतनी बनारस की हालत ख़राब हो ये गई थी खबर तो बीच में। हमें पता ही नहीं अगर है। फेस्टिवल का टाइम हो ना, हाँ, फेस्टिवल का टाइम हाँ। होता है, क्योंकि बनारस एक धार्मिक नगरी तो है ना? और आप अयोध्या की वजह से लोग कहते हैं कि हम अयोध्या जा रहे हैं, तो बनारस भी जाते हैं और बनारस जा रहे हैं तो ये जो है इंटरलिंक हो गया है। तो बनारस मैं पिछले बहुत सालों से जाती थी हूँ, लेकिन अब जो बनारस है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैं पिछले नहीं निकली घर से तो बाहर। संपन्नता बड़ी होगी जब इतना टूरिज़्म आ रहा है ना? किस रोज़गार के उसमें? हाँ, ज़ाहिर है जब लोग वहाँ हुँ। जा रहे हैं तो वहाँ पर खरीद रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं, वहाँ होटल्स में रुक रहे हैं, वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, तो अब इसका एक पक्ष से चलो मैं बताती हूँ आपको, बाकी का तो मेरे को नहीं पता। मैं बहुत सालों से हाथ वाली जो नाव होती है ना, उससे जाती थी, ठीक है? तो मैंने इस बार देखा कि वो नाव दिख ही नहीं रही हैं, अब सारी मोटर वाली आ गई हैं ज़्यादातर। हुँ, बिल्कुल 3 स्टार वाली जो लेयरिंग वाली बड़ी जो शिप होती है, वो हुँ, अब गंगा नदी में दौड़ क्रूज़ रही है, स्टाइल की। क्रूज़ स्टाइल में, खूब अच्छा, अच्छा। फैशनेबल। तो मैं ढूँढ रही थी हाथ वाला, तो मिला नहीं मुझे। हुँ, तो वही मोटर वाली मिली, तो मोटर वाली यूजुअली ना समंदर के लिए डिज़ाइन होती हैं वो। छोटी ओके, नदी के लिए नहीं। हाँ। जब मैं केरला जाती हूँ पम्बन आइलैंड पे या कहीं, तो वो दिखने को मिलता है, जिसका बहुत ब्रॉड एरिया होता है। हुँ, तो इतना मतलब जो है, और बाद में मैंने ये भी पता लगाया कि जो जो अब देखिए, जो मल्लाह था,
जो ईज़िली अपनी जो घाट पे ही रहता था, घाट यूजुअली पंडो और मल्लाह का ही होता है, ठीक हुँ, है? तो वहीं पे सोते थे, वहीं पे उठते थे और अपने जो कस्ट आते थे उनको बिठाना और अब उसको पहले खरीदनी पड़ रही है, उसके ऊपर एक प्रेशर ये आया है कि उसको मोटर वाली नाव वो खरीदनी है, बोट। अब उस बोट पर डीज़ल और पेट्रोल भी तो चाहिए, वो भी तो एक अलग खर्चा हो गया। हुँ। तो अब उसके ऊपर बर्डन हो गया। क्या उसको बोट खरीदने में सरकार सब्सिडी दे रही है? और बोट जिससे खरीद रहे हैं, क्या वो एक ही तो नहीं है बिज़नेसमैन? ओह! कार्टेल। वो कौन है? हुँ। तो ये विकास का जो तो ये मॉडल है। जो वहाँ के मल्लाह थे, हुँ, उन्होंने अपग्रेड करके बोट्स नहीं खरीदी, बोट लेकर के कोई और व्यापारी आ गए। मुझे इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। मैंने ये नोटिस किया पिछले बहुत सालों से राम जी थे, जो मुझे नाव में ले जाते थे। दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया अभी पिछले साल, तो उनका बेटा भी मुझे दिखा नहीं और इस वक़्त मुझे नए-नए ही लोग मिले और मुझे बनारस की उस घूँ-घूँ बोट वग़ैरह से तो नहीं प्यार है। यानी पॉल्यूशन बढ़ा है। बहुत हुँ। और एयर पॉल्यूशन भी, नॉइज़ हाँ, पॉल्यूशन भी। हाँ, कमर्शियलाइज़ हुआ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। नई चीज़ें आती हैं, देखिए नई चीज़ों को हम वेलकम करेंगे, हुँ, मैं मना नहीं कर रही इस चीज़ को। अच्छी चीज़ है, मेरी जब शादी हुई थी तो घाट पे एक पूजा होती है हिंदू धर्म में जो उन लोगों को करते हैं, हुँ, तो मैंने बोला बस मुझे ले चलो यहाँ से, इतना गंदे थे घाट, हुँ, इतनी बुरी हालत थी कि मेरे को बैठा नहीं जा रहा था। घाट साफ हुए हैं, हुँ, उनकी सफाई देखिए हम बाहर से आ रहे हैं ना, हमारा पर्सपेक्टिव हुँ, अर्थ-व्यर्थ दोनों में होगा, हुँ, है ना? तो घाट बहुत साफ हुए हैं, लेकिन कमर्शियलाइज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। आपने घाट साफ किए, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको मल्लाहों को किनारे करके इलेक्ट्रिक और वो मोटर वाली बोट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ लिहाज से बनारस वासियों को हुँ। प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के नाते इनाम भी मिला हाँ, मिला। है मिला ना? ही होगा और अगर मैं बनारस के लोगों से पूछती हूँ तो जो घाट पे नहीं जाते थे इस वजह से कि हालत बहुत ख़राब थी, आज घर के बगल में मेरा नमो घाट है, वहाँ बिल्कुल घूमते रहते हैं और ख़ासकर मैं आपको एक विशेष तौर पे ये बताना चाहूँगी हुँ, कि एक जैसे मुस्लिम महिलाएँ हैं, वो घाट पर नहीं जाती थी, कम जाती थी। हुँ, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर धार्मिक ही रिचुअल्स होते थे, हुँ, है हुँ, ना? लेकिन आज मैं देखती हूँ तो नमो घाट पे बहुत ज़्यादा महिलाएँ जो हैं, वहाँ पर अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, उनको ट्रेन से घुमा रही होती हैं। तो हुँ, कुछ एक ऐसा पक्ष भी है जो मुझे अच्छा लगा हाँ, देखकर। हुँ। जी। तो एक सोसाइटी जो है उसको वेल्थ, गवर्नेंस हुँ। और कल्चर के बीच में अगर चुनना पड़ जाए, हाँ, तो उसको क्या चुनना चाहिए? वेल्थ, कल्चर, कल्चर। गवर्नेंस। हाँ, किसी एक चीज़ को चुनने की चाह ही क्यों रखनी है? हम हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हमने एक चीज़ नहीं चुनी है कोई भी। आपको कल्चर को ख़त्म करके वेल्थ और आप विकास के मॉडल को, पुराने मॉडल को ध्वस्त करने की ज़रूरत नहीं है ना। हम कल्चर भी चुन सकते हैं, हुँ, हम वेल्थ भी चुन सकते हैं क्योंकि मनुष्य को चाहिए सब कुछ होता है। और जो धरोहर है ना किसी भी चीज़ की, हुँ, बनारस कोई कल की बसी हुई चीज़ नहीं है ना, जी, कल का बसा हुआ शहर नहीं है। जी। तो उसको विकास के मॉडल के लिए पुरानी चीज़ों को ध्वस्त करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। हुँ, मैं इसलिए कल्चर का सवाल लाती हूँ क्योंकि हम जब कल्चर की बात करते हैं तो हम अ, गवर्नेंस को पीछे छोड़ देते हैं, यानी कि अराजकता थोड़ी आ जाती है, थोड़ा एन्क्रोचमेंट करते हैं दूसरे के अधिकार क्षेत्र में, थोड़ा सड़कों पर नॉइज़ पॉल्यूशन, सेलिब्रेशन के नाम पर या होली के नाम पर किसी को रंग देना, किसी हुँ, पर गंदगी डाल देना, ये सब होता है कल्चर के नाम पर। हुँ, हुँ, रास्ते घेर लिए जाते हैं, हुँ, डीजे बजता है, हुँ, किसी के घर में बीमार है या बच्चे पढ़ रहे हैं उसका नहीं। तो गवर्नेंस जो है इन चीज़ों को एड्रेस करता है हुँ, और कल्चर कहता है नहीं, नहीं हमें तो अपना कल्चर सबसे ज़्यादा। हुँ। तो देयर इज़ अ कंट्रडिक्शन बिटवीन बोथ। जबकि वो जो कर रहे हैं ना, वो भी कल्चर है क्या? डीजे कौन-सा कल्चर है? जो डीजे है, वो कल्चर का हिस्सा कभी ना था लेकिन अब जिस तरीके से अब जैसे उत्तराखंड में कुछ टाइम के बाद बहुत सालों से नियम था कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। मेरी बहन की शादी में नहीं बजा था। हुँ, बहुत सालों से वहाँ नियम था कि नहीं होगा। लेकिन अब जो फ़िलहाल फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, मेरे घर के बगल में एकदम कोई कोई पाठ हनुमान का वो कर रहा था, मैं नीचे गई, बड़ी विनम्रता से मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, आप क्या वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं? हुँ, अपनी बात तो हम वो करें ना करें, हम तो हुँ, कहेंगे। हुँ, और मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ कि लोगों के बच्चों के पेपर चल रहे हैं और वो बर्दाश्त कर रहे हैं और कह भी नहीं रहे हैं कुछ, तो झेलो फिर, क्या करें फिर? या तो कहो। जी। एक डेटा देख रही थी ऑस्ट्रेलिया में हुँ, पुलिस पर 68% लोग ट्रस्ट करते हैं
और कोर्ट्स पर 59% से ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं और गवर्नमेंट पर सिर्फ 46% लोग ट्रस्ट करते हैं, यानी पुलिस पर ट्रस्ट सबसे ज़्यादा, फिर कोर्ट्स पर और फिर गवर्नमेंट पर। तो ये कितनी रीएश्योरिंग बात है कि पुलिस को देख करके आपको डर नहीं लग रहा है, यू फील सेफर, मैं है ना? आपको एक बात बताती हूँ इसमें। मैं कस्टमर सर्विस पे हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे एक पुलिस वाला आया, उसने यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई थी, तो हमारा काम होता आईडी चेक करना। तो तो फिर वो पहले मेरे पास आने वाला था, दूसरी फिर वो उधर चला गया। मतलब मैं तब तक दूसरे कस्टमर अटेंड करने लग गई। तो मेरे साथ की जो लड़की थी, उसने बोला कि नहीं, आई नीड योर आईडी कार्ड। उसने बोला मैंने यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई है, डज़न्ट मैटर। हुँ। उसने कहा 1 मिनट रुको, मैं गाड़ी में आ जाता हूँ। हमारे यहाँ कर सकते हैं ऐसे? और उस लड़की ने बाकायदा उसको आईडी कार्ड मँगवाया और तब जाकर उसका, जबकि उसके नाम तो बैज उसका यहाँ पर भी था। जी। तो वहाँ की जो पुलिस भय नहीं है, हुँ, हेल्पफुल है। हुँ। खौफ क्यों रीएश्योरेंस क्रिएट करना? रीएश्योरेंस मिलता है पुलिस की हाँ, कि ये मौजूदगी है तो से। ठीक ही होगा, चलो अगल-बगल है तो। हाँ, हाँ, हमारे यहाँ पुलिस को देख के लोग छुप जाते हैं कि पुलिस के फेयर ऑफ स खाकी थोड़ा है ना हाँ, ज़रा है। हमने तो पुलिस को ऐसे ही देखा हाँ, है। हाँ। हुँ, हुँ। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग भी कंपल्सरी है। हाँ, अरे फाइन है उस पर। बताइए ज़रा जी, ये? फाइन है। आपको अगर आप वोट करना ब लेकिन आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्टोरल बोर्ड होता है, आप हुँ, घर में जाके वो कर सकते हैं और आप अगर नहीं डालते हैं, तो आपको वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। जैसे मेरे पति ने नहीं डाला था, तो लेकिन वो फ्लाइट में थे। बट आप लोग तो नेशनल नहीं, फिर भी आप वोटिंग राइट्स हैं आपके नहीं, पास? मैं आपको बताती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में 2 होता है, एक होता है सिटिज़न, हुँ, मीन्स दे हैव देयर ओन ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। मैं पीआर हूँ, इसको कहते हैं परमानेंट रेस रेज़िडेंस। मैं अपने देश का पासपोर्ट रख सकती हूँ हुँ। और जो है मैं स्टिल मेरे उतने ही अधिकार हैं जितने कि एक नागरिक के होते हैं, बस मैं वोट नहीं कर सकती। आप सरकारी नौकरी में हैं जी, और वहाँ की नेशनल भी नहीं हैं। नहीं, भारत में तो बड़ा मुश्किल हो मतलब जाएगा ना। सोच ही नहीं सकते सरकारी नौकरी में हों और ना भारत के नेशनल ना हों, हाँ, तो वो विदेशियों को ट्रस्ट करते हैं। उनकी तो मोर देन पॉपुलेशन तो माइग्रेट ही, अगर वो उस पे आएँगे तो कुछ भी नहीं कर पाएँगे वो। ऑस्ट्रेलिया जितना फला-फूला है, हुँ, वो माइग्रेशन की वजह से तो है। आज वो वैरायटी ऑफ फूड है। हुँ, एंटी इमिग्रेशन वाले जाते हैं, प्रोटेस्ट करके आते हैं हुँ। वहाँ के दक्षिणपंथी और बाद में फिर कबाब खाते हैं, फिर चाइनीज़ फूड खाते हैं, फिर इंडियन टिक्का खाते हैं। हुँ। सेंटिमेंट क्या है इंडिया को लेकर के? सेंटिमेंट ये है कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत, अगर प्रोग्रेसिव उसकी बात की जाए, तो हम विकासशील देश हैं, हुँ, धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत की जो पहचान थी, जो सालों से, कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, हुँ। जहाँ सारे लोग, इतनी भाषा, बोली, आदिवासी, अलग-अलग रिलीजन के लोग एक छतरी में रहते हैं, जी, वो कहीं न कहीं धूमिल होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास भी तो ऑथेंटिक न्यूज़ है, पता तो चलता है ना, लिंचिंग हो रही है, क्या ये मैटर नहीं है? क्या ये वहाँ पता खबरें, चल रहा है इस बात क्यों का? खबर, बिल्कुल खबर पहुँचती है वहाँ तक। भारत के जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं, हुँ, इसका कोई इम्पैक्ट है वहाँ? क्योंकि ये तो कंसीडर बहुत ही नहीं है, तारीफ़ करते हैं। कंसीडर ही नहीं है। आपको कंसीडर ही नहीं करते, आपका भारत की मीडिया का रैंकिंग उठा के देख लीजिए ना कितना है। कोई रेफ़रेंस तक नहीं लेता, इनकी रेफ़रेंसिंग तक नहीं है। अगर अभी बीच में वॉर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर, हुँ, हुँ। इतना खतरनाक फ़ॉल्स झूठ सब कुछ, अब बिल्कुल बंद है, कोई रेफ़रेंस नहीं होते हैं। और हम कहते हैं कि अरे वेस्टर्न मीडिया तो झूठा है, वेस्टर्न क्या करें? आपने ऑथेंटिक दिया ही नहीं कुछ, आपकी रैंकिंग ही नहीं बन पाई, तो वो लोग नहीं लेते हैं भारत के न्यूज़ एजेंसियों का। हाँ, मेरे ख़्याल से द हिंदू हुँ, उनका लेते हैं शायद। अच्छा। उसके ऑथेंटिसिटी प्रिंट लेते मीडिया में हैं। हाँ, हिंदू प्रिंट मीडिया की ही लेंगे, हुँ। इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं। इस बात का बड़ा दुःख होता है कि भारत के मीडिया ने जो अपने आप को समाज के, देश के और सच के साथी के बजाय हुँ, सरकार का साथी बनाया, हुँ, तो ये एक दुःख दुःख की ही बात है कि हमारी रैंकिंग्स हर जगह हुँ, हुँ। कम होती जा रही है। थोड़ा एक चीज़ है कि मीडिया में भी डिसेंसी की कमी आई है, बहुत उच्छृंखल बिहेवियर है। पुतिन साहब से ये पूछ लिया गया कि आप रेट कीजिए कि हमारा कौन-सा प्रधानमंत्री आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। रियली? हाँ, it was asked. डिड ही आंसर? He said it is a vulgar question. डिड ही से दैट? Yeah, ओके। ऑफ कोर्स इट इज़ अ वल्गर it is a क्वेश्चन। vulgar question. तो जब हाँ, मीडिया इतना आउट एंड आउट जा करके अपनी हदों को लांघता है, तो ज़ाहिर है हुँ, उसका इम्पैक्ट तो होता होगा। हुँ, तो रुचि, आई आई जस्ट वांट टू फिनिश इट नाउ। 2-3 चीज़ें मैं पूछना जी, चाहूँगी जी। कि
भारत में आप अगर कोई एक चीज़ जिससे आप चाहें कि बदले, जिससे भारत बेहतर होगा, हुँ। चलिए एक नहीं आपके ज़हन में 2 आती हों, 3 हुँ, आती हुँ। हों, वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए भारत को बेहतर बनाने के लिए? सरकारें आएँगी, जाएँगी, ऐसा नहीं है। हाईजैक हर सरकार अपने सिटीज़न का ब्रेन करती हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करना है कि आपने किस उनके ट्रैप में आना है। आज जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन का समय आया है, इससे पहले इतना आसान भी कभी नहीं था। हमें अपने पसंदीदा राइटर की अगर बुक ढूँढनी होती थी या विषय से संबंधित, तो पूरा दिन लगाना पड़ता था बेशक। लाइब्रेरी में। हुँ, आज आप गूगल करते ही इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में, हुँ। आप फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, स्वर्ण युग में जाएँगे, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता फिर। मैं अपने सवाल को पलट के भी पूछना चाहूँगी जी। कि वो कोई ऐसी बात जो ऑस्ट्रेलिया भारत से सीख सकता है? चीज़ें हैं जो इंडियन पेरेंटिंग की, जो कुछ अच्छी भी हैं। उन्होंने अपने बच्चों को इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाया व्हिच इज़ वेरी गुड। पर हमारे माँ-बाप पूरी ज़िंदगी हमारे लिए कहीं न कहीं एक चिंतित होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? इफ एनीथिंग हैपन वी विल बी देयर। हुँ, तो आज जो वेस्टर्न की जो फैमिलीज़ ब्रेक हो रही है ना बहुत ज़्यादा, हुँ। उसका एक थोड़ा-सा रीज़न ये भी है कि आपने इंडिविजुअल तो बना दिया बच्चे को, ये अच्छी बात है। पर इतना इंडिविजुअल बना दिया, मेबी उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहा है एक टाइम पे कि हुँ। फाइनेंशियली सरकार आपको सपोर्ट करती रही। भारत में उस तरीके का नहीं रहा हमेशा से ही। तो भारत में इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा है। हाँ, ज़रूर तो आप ज़्यादा है। चाहती हैं कि विदेश में ऑस्ट्रेलिया में भी ये इंटरडिपेंडेंस और एक-दूसरे से ज़्यादा सरोकार हो, सरोकार हो क्योंकि वहाँ पर बहुत ब्रेकिंग मतलब फैमिली पे। फैमिलीज़ हैं बहुत ज़्यादा। हुँ, और ये वहाँ का ड्रॉबैक है थोड़ा-सा। हम लोग जो होते हैं हमें अपनी लाख कमियाँ बता रही हूँ, पेरेंटिंग में भी बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन जो अच्छी है, जो दिल को छूती है, जो हुँ, कहीं न कहीं ये एहसास कराती है कि हमारा कनेक्शन वहाँ हुँ, पर अगर आई डोंट नो व्हाट टू से रिगार्डिंग दिस मैटर ऑन द हुँ, कैमरा, बट 18 साल की बेटी अगर है तो माँ सोच रही है कि बस ये कब जाए, कब जाए, कब जाए, कब जाए, बिकॉज़ हुँ, आई वांट टू माय स्पेस। हुँ, वो आप समझ रहे हैं ना? हुँ। वो भारतीयों के अंदर थोड़ी-सी उनको लगता है कि जब तक बच्चे हमारे एस्टेब्लिश ना हो जाएँ, उसके पॉजिटिव भी हैं, उसके नेगेटिव भी हैं। वहाँ पर देखिए, कोई एक ऐसा कोई पहला शॉक आपको कब लगा कि भई ये ऐसा होता है? व्हाट वाज़ द शॉक दैट यू बहुत रिसीव्ड? सारे शौक हैं, उनमें से एक शौक ये था कि मेरे बगल में तो एक महिला रहती थी, तो उन्होंने मेरे पास आई और मेरे हस्बैंड से हमसे पूछा कि तुम लोग डांसिंग क्लब वगैरह जाते हो कहीं बाहर? तो हमने कहा नहीं, हम तो इतना नहीं है, हुँ, अगर जाओ ना तो मेरी बेटी को भी ले जाओ प्लीज़, जब देखो घर में पड़ी रहती है। और ये अगर ये किसी के साथ सेटल नहीं हुई ना, तो मेरे ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा एंड आई कांट टॉलरेट दिस बिकॉज़ आई हैव माय ओन लाइफ़। तो तब मुझे बड़ा थोड़ा पहली बार झटका लगा कि हुँ, मतलब माँ चाह रही है कि भई 18 साल की भी नहीं हुई है। इस हुँ, मामले में पेरेंटिंग हम एक्सट्रीम हैं, उतना भी हुँ, नहीं होना चाहिए। हुँ, लेकिन देखिए ना, बुद्ध ने कहा है ना, मध्यम मार्ग। हुँ, हुँ। हर चीज़ का सॉल्यूशन तो मिडल वे ही है ना। जी। जी, तो मध्यम मार्ग थोड़ा-सा। तो इंडियन पेरेंटिंग, मेरे माँ-बाप मेरे जीवन में बहुत सार्थक रहे। हुँ, मैंने अपने जीवन की ग्रोथ अपने आप से कोशिश की कि चीज़ें करूँ, लेकिन दे वर देयर हुँ, कि हम हैं। हुँ, हुँ। ये थोड़ा-सा मेबी हमारी इनसिक्योरिटीज़ हों हाँ, या सरकार का उतना सपोर्ट ना हो, लेकिन वहाँ पर एक्सट्रीम है और फैमिली मतलब भारतीय लोग इस मामले में ज़्यादा आगे इसलिए भी जा पाए और उनके बच्चे ज़्यादा अच्छी समय पोज़ीशन पर इसलिए भी हैं क्योंकि फैमिली यूनाइटेड रहती है थोड़ा ना, हुँ, भारतीय ज़रा हाँ। यूनाइटेड रहती है फैमिली हाँ, हमारा। और हम फैमिली को वैल्यू करते हैं वैल्यू कि करते और हम इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली को बचाना भी हैं। चाहते हैं। हम एब्सोल्युटली। उसको एक बुराई की तरह नहीं देखते हैं या बर्डन की तरह नहीं देखते बिल्कुल। हैं। ये ग्रीकी कल्चर में भी है ये, ग्रीक में भी है ये, हाँ, चाइनीज़ों में भी है ये। हाँ। हाँ, मैं वहाँ जाती हूँ तो देखती हूँ ना, हुँ, बहुत सारे जी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने भारत के बारे में बताई एंड आई रियली वांट टू अ, फिनिश दिस एपिसोड ऑन दिस वेरी पॉजिटिव नोट अबाउट इंडिया कि या भारत में परिवार को लेकर के जो एक निष्ठा है और एक ज़िम्मेदारी का एहसास है, ये बचाए रखने का है। किंतु परंतु पर हम भारत को बेहतर बनाने के लिए एनआरआईज़ से बातें करते हैं और पता करते हैं कि हमारी कमियां क्या हैं, लेकिन हमारी अच्छाइयां भी हैं, हमें उसकी तरफ भी देखना चाहिए और उसको बचाना चाहिए। किंतु परंतु को वक्त देने के लिए रुचि बहुत शुक्रिया। और हम जब आप आइंदा आएंगी तो हम नए आयाम पर नई बातों पर बात करेंगे, नई चीज़ें आपसे सीखेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।